Yes, Sir, sir, I think started. recording started. Okay. Okay. Again, good evening to all of you. तो सर क्या क्लास है? सर इकोनॉमिक्स क्लास है। सर इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या टॉपिक चल रहा है? सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग करेंटली मार्केट पे चर्चा चल रहा है। चर्चा किस पे? मार्केट पे। जैसे आजकल बड़ा एक फेमस वर्ड है चाय पे चर्चा, तो वैसे ही हम लोग का किस पे चर्चा? मार्केट पे चर्चा। पर सर मार्केट में क्या चल रहा है? सर मार्केट में मैंने रिसेंटली क्या कवर किया बोले तो मैंने रिसेंटली कवर किया, सबसे पहले तो मार्केट को समझना है तो सबसे पहले रेवेन्यू को समझना है ना सर। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मार्केट देन यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड रेवेन्यू। ओके, अगर आपको रेवेन्यू समझ में आ जाए तो फिर आपको मार्केट समझने में इजी होता है। अच्छा, लास्ट क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्यों? क्योंकि प्रीवियस में क्या हुआ सर? प्रीवियस क्लास में लास्ट वीक हम लोगों ने सर प्राइस इक्विलिब्रियम पढ़ा था। माने प्राइस इक्विलिब्रियम क्या है सर? सर प्राइस इक्विलिब्रियम माने कॉन्सेप्ट ऐसा था कि डिफरेंट मार्केट में, स्पेशली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, कैसा मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मतलब अब आपके मन में फिर से चल रहा होगा सर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? सर परफेक्ट कंपटीशन तो वो होता है ना जहां पर आपको लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी जहां पर आपको any market, you can imagine any kind of market like vegetable market, like fish market, flower market, fruits market, grocery markets, ठीक है, हार्डवेयर मार्केट। मतलब बेसिकली जिस पर्टिकुलर मार्केट में आपको लार्ज नंबर ऑफ बायर दिख जाए और लार्ज नंबर ऑफ सेलर दिख जाए, तो ऐसे मार्केट में मेनली परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट आता है। और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में मैंने एग्जांपल लिया था पार्ले जी बिस्किट्स का, है ना सर? आप लोगों ने अगर क्लास देखा होगा तो जरूर याद होगा सर कि मैंने पार्ले जी बिस्किट्स का एग्जांपल लिया था कि सर पार्ले जी बिस्किट्स का दाम 3 टका। मतलब हाउ टू डिटरमाइन कि पार्ले जी बिस्किट्स 3 रुपीज में दाम रहेगा। सर ऑब्वियसली इसमें कॉस्ट का एक मैटर है जो आप लोग कॉस्टिंग सब्जेक्ट्स में इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल में करोगे। या फिर इसमें और एक मैटर होता है सर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस। सर दैट्स ऑब्वियसली कॉस्टिंग है, अकाउंट्स है, बट सर प्रॉफिट आप ज्यादा भी तो लगा सकते हो। मैं कहना ये चाह रहा था कि 3 टका क्यों, 5 टका भी तो हो सकता है। अरे 5 क्यों, 50 भी तो हो सकता है। माने आप हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी तो लगा सकते हो। लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट प्राइस को इस तरह से डिटरमाइन करना होता है ताकि डिमांड भी बैलेंस रहे, सप्लाई भी बैलेंस रहे, है ना? तो डिमांड सप्लाई को बैलेंस करके ही मार्केट में प्रोडक्ट का दाम डिसाइड किया जाता है। पता है आपको? हाँ सर, पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो। ठीक है, डिमांड सप्लाई को एक स्टैंडर्ड सेगमेंट में डिसीजन लिया जाता है कि भाई डिमांड और सप्लाई में एक प्रॉपर बैलेंस बने रहे, क्योंकि डिमांड सप्लाई का बैलेंस अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर मार्केट बिगड़ जाएगा सर। और मार्केट को खराब करने का राइट किसी को नहीं है, जो कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। आपको पता है कई बार गवर्नमेंट का कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो मार्केट को खराब कर देते हैं। हाँ सर, कई बार ऐसे होते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस के कारण मार्केट खराब हो जाता है। गवर्नमेंट अपना पॉलिटिक्स करते हैं लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस खराब हो जाता है। सर ऐसा क्यों? सर वही ना, पॉलिटिक्स ऐसा करो जो प्रो पब्लिक हो, है ना? पॉलिटिक्स ऐसा करो जो प्रो पब्लिक हो। ऐसा पॉलिटिक्स का भी तो कोई मतलब नहीं है ना जो एंटी पब्लिक हो जाए, जो बिजनेस सिस्टम को खराब कर दे। जस्ट बिकॉज आपका पॉलिटिकल फायदा है आप इकोनॉमी को खराब नहीं कर सकते। सर क्या एग्जाम्पल क्या देना चाहते हो? सर मैं आपको समझाता हूँ, इसके लिए ना थोड़ा आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू कनेक्ट विद योरसेल्फ विद द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स कोई थ्योरी नहीं है, इट्स अ रियल लाइफ कॉन्सेप्ट। जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। ठीक है, तो लास्ट दिन का क्लास में आपको याद दिलाता हूँ, एक सेकेंड। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया था जिसमें हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स पे बात कर रहे थे, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स में बात कर रहे थे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने आपको ऑलरेडी अलग अलग मार्केट का आइडिया दे दिया था। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ठीक है, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स, इस पे भी मैंने बात किया। अभी लास्ट क्लास मैंने बात किया था डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस पे, और इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल यूज किया था। मैं ये वाला नोट्स अगर मैंने किसी को शेयर नहीं किया, जो मेरा नोट्स है, ये नोट मेरे से कलेक्ट कर लेना सर, इफ बाई चांस मैं देना भूल गया तो। आई थिंक सोमनाथ अभी तक मेरे से कलेक्ट नहीं किया, सोमनाथ कलेक्ट कर लेना ना No, याद करके।
ठीक है, दिस इज माय नोट्स, ओके, ये कलेक्ट कर लेना सर। बाकी आपका अपना इंस्टीट्यूट का जो भी मैट है आप उसको फॉलो करो, नो इशू विद दैट। सेम थिंग है, सब सेम ही चीज़ है, बस कहीं थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा मिलेगा, कहीं थोड़ा सा इलाबोरेशंस या इलस्ट्रेशंस थोड़ा सिंप्लीफाइड मिलेगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, ये प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स में मैंने लास्ट क्लास आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझाया था कि आखिर पार्ले जी बिस्किट से एग्जांपल दिया था कि भाई आखिर दाम कैसे डिसाइड होता है, कि क्यों 3 टका होगा, क्यों 5 टका नहीं, ठीक है। मैगी का पैकेट का दाम वाई 12 रुपीज, वाई नॉट 15 रुपीज, वाई वाई 15 रुपीज, वाई नॉट 20 रुपीज, कि भाई एक स्टैंडर्ड मैगी पैकेट मार्केट में क्या दाम में बिकता है सर, प्लीज टेल मी। एक स्टैंडर्ड मैगी का पैकेट मार्केट में क्या दाम पे सेल होता है, 13 रुपीज। हाँ सर, स्टैंडर्ड मैगी पैकेट, एक पैकेट, सिंगल पैक, क्या दाम है मार्केट में? 7 हाँ, 7 7 टका। वो तो है। सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटा वाला नहीं बोल रहा, उससे थोड़ा और एक बड़ा आता है ना, 14 रुपीज। 14 रुपीज, ठीक है। तो वही मैं बोलना चाह रहा कि जब भी एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसीजन करता है, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, इट्स अ ह्यूज डिसीजन, इट्स अ ह्यूज डिसीजन। आपको, मेरा तो बहुत इच्छा है कि इसके ऊपर एक केस स्टडीज करवाया जाए कि अगर प्राइस डिटर्मिनेशन गलत हो जाए तो क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ सर, दिमाग में तो बहुत कुछ चलता है बताने के लिए, बट क्या है ना, कई बार सिलेबस खत्म करना है, आप लोग का एग्जाम है, ये भी मन में थोड़ा सा साइड बाय साइड प्रॉब्लम कर देता है। नहीं तो मेरा बस चले तो मैं आपको हर चीज पे प्रैक्टिकल केस स्टडीज करा दूँ। केस स्टडीज कराने में दिक्कत नहीं है, बीच बीच में मैं करा सकता हूँ, कराता हूँ भी कभी कभी। आज भी एक ऐसा इच्छा है मेरे, एक्चुअली मैं रिसेंटली एक फाइनेंशियल क्लास में डिस्कस करता था, इंटर और फाइनल में। तो मैं सोचा कि भाई इकोनॉमिक्स का ही फंडा है, कभी फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया जाए। अच्छा ठीक है, जैसे और भी मैंने आपको एक चीज बताया था, ये ग्राफ भी आपने सीखा था, इसके साथ मैंने आपको डिमांड और सप्लाई पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी समझाया था कि भाई अल्टीमेटली डिमांड चेंज होता है और सप्लाई कांस्टेंट रहता है, डिमांड चेंज होगा सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, डिमांड चेंज होगा सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, तो दाम में क्या परिवर्तन होगा। मैंने आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, जैसे यहाँ पर 3 टका था, तो इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे चेंज हो सकता है, तो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। तो पहले हमने डिमांड को चेंज किया था, जैसे ये डिमांड कब था, कभी डिमांड को D1 में शिफ्ट करवाया, तो कभी डिमांड को D2 में शिफ्ट करवाया, मतलब एक बार डिमांड को बढ़ाया, एक बार डिमांड को घटाया, एक बार डिमांड को बढ़ाया, एक बार डिमांड को घटाया, और सप्लाई को कांस्टेंट रखा सर, सप्लाई को कांस्टेंट रखा। मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था, याद करो लास्ट क्लास, मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था कि कैसे डिमांड का ड्रॉ होता है। जैसे कि ये डिमांड है ना, दिस इज द डिमांड साइड, है ना। ऐसे तो मैं लॉ ऑफ डिमांड जब करवाता हूँ तब वहां पर मैंने डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा करती हूँ, बट सर ये तो लॉ ऑफ डिमांड का क्लास नहीं है, या फिर लॉ ऑफ सप्लाई का क्लास भी ये नहीं है, मैं तो डायरेक्टली मार्केट पे आ गया। तो जिनको पता नहीं है, अभी के लिए वो बैकअप से डिमांड और सप्लाई एक बार देख सकता है, फिर जैसे जैसे ही मेरा मार्केट खत्म हो जाएगा मैं फिर से डिमांड सप्लाई स्टार्ट करूंगा लाइव क्लास, तो आपको मैं फिर से समझा सकता हूँ और समझाऊंगा भी कि भी अल्टीमेटली डिमांड और सप्लाई एग्जैक्टली हैंड टू हैंड कैसे चलता है, एक दूसरे के साथ कितना रिलेशन है, मतलब रिश्ता कितना गहरा है, और एक दूसरे से कितना दूर भी है, ठीक है। ऐसे डिमांड के साथ सप्लाई का प्रॉपरली नहीं बनता है, मतलब डिमांड कंज्यूमर सोचते हैं सर, कंज्यूमर डिमांड के लिए काम करते हैं, और सप्लायर जो होते हैं वो सप्लाई साइड को सोचते हैं। तो बेसिकली दे आर बेसिकली एंटी माइंड, है ना सर, एंटी माइंड है कि नहीं। एक सप्लायर का माइंड और एक कंज्यूमर का माइंड सेम होता है क्या, या एंटी माइंड होता है, प्लीज टेल मी। मैंने क्यों एंटी वर्ड यूज किया, कोई बता सकते हैं मुझे। एक डिमांड और सप्लाई एंटी क्यों है, बताओ ना सर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जो भी समझ रहे हो। मैंने बताया कि डिमांड और सप्लाई एंटी है, क्यों। हाँ सोमनाथ, नयनी, शुभोजीत, अशीमा, कोई भी बोलो सर। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया कि भाई डिमांड और सप्लाई एंटी है।
आप लोग कनेक्टेड हो? क्या रे, किसी का आवाज नहीं आ रहा है? कनेक्टेड हो सब? है सर। एंटी क्यों है बोल? देख सर देख, कौन कोई बताना चाहता है, ऐसा लगा मुझे। यस बोलो सर, कौन? सोमनाथ? नहीं, के बोलबे? के बोलबे बोलो, কেউ বলবে না? চলো আমি বলি তাহলে। যদি কেউ কথা না কয় যদি কেউ কথা না কয় তাহলে কি হবে স্যার? तब अकेला चलो रे, तो मुझे अकेला चलना पड़ेगा क्या? ओके सर, अगर कोई ना कहे तो हमें अकेला चलना है। देखो सर, जब प्रोडक्ट प्राइस गिरता है, दाम जब बढ़ता है, तो डिमांड क्या होता है? दाम बढ़ रहा है, दाम 1 टका 1 रुपी से दाम 5 की तरफ बढ़ रहा है, तो डिमांड देखो गिरता गया। 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10। लेकिन डिमांड क्या हुआ? डिक्रीज। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से डिमांड डिक्रीज, लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस पर बढ़ने से सप्लाई इंक्रीज। समझे कुछ? तो एंटी हुआ ना। और इवन आप खुद को भी देखो ना, अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा यूज करो। एक कस्टमर हमेशा क्या चाहता है कि दुकानदार उसको सस्ता में दे दे। कस्टमर वांट्स कि दुकानदार उसको चीप रेट में प्रोडक्ट बेचे। लेकिन दुकानदार क्या चाहते हैं, सप्लायर क्या चाहते हैं? सप्लायर ऑलवेज वांट्स कि थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए। सप्लायर ऑलवेज वांट्स कि थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाए। ये बेसिक इकोनॉमिक फंडा है सर। तो कंज्यूमर और सप्लायर पे ये जो मार्केट है ना, होल्ड ओवर, ये चलेगा। मार्केट तो इसी से बनता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग वार सर। और ये वार चलेगा, जिस वार को हम लोग मार्केट के भाषा में बार्गेन बोलते हैं। बार्गेन क्या बोलते हैं सर? बार्गेन। दुकानदार बोलते हैं 5 टका, कस्टमर बोलते हैं नहीं नहीं 4 टका, ठीक है, नहीं नहीं 3 टका, नहीं नहीं 2 टका, दुकानदार बोलते हैं नहीं 5 टका, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो वार चलेगा और अल्टीमेटली मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो जाएगा। ठीक है। अब डिमांड चेंज भी होता है, सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, या फिर सप्लाई को चेंज कर सकते हो डिमांड को कांस्टेंट रख के। ये सब चर्चा मैंने लास्ट दिन किया था, यही सब डिस्कशन मैंने लास्ट दिन किया था कि किस तरह से सप्लाई चेंज पे, डिमांड चेंज पे प्राइस चेंज होता है या फिर प्राइस कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पर एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को लास्ट दिन करवाया था कि अगर जितना परसेंटेज में डिमांड चेंज हो रहा है, मानो 50% में चेंज हुआ, माने इंक्रीज हुआ, और सप्लाई भी 50% में इंक्रीज हुआ किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो मैगी ही क्यों ना हो, चाहे वो नूडल्स क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी, एनीथिंग, व्हाट एवर यू वांट टू थिंक, जो भी सोचो आप, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे मारुति कार हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, व्हाट एवर, अगर दाम में, अगर डिमांड में सप्लाई में 50% चेंज हुआ है या डिमांड में 50% चेंज डिमांड हुआ है, तो सप्लाई भी 50% इंक्रीज हुआ है, तो प्रोडक्ट प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आता नॉर्मली। मतलब मेजर चेंज तो नहीं आएगा, हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है, बट मेजर चेंज नहीं आएगा, बिकॉज जितना डिमांड चेंज हो रहा है उतना ही परसेंटेज सप्लाई भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा है कि डिमांड का चेंजेस ज्यादा है बट सप्लाई उस हिसाब से ज्यादा नहीं चेंज हुआ, मानो कि डिमांड बढ़ गया मार्केट में 50% से ज्यादा, बट सप्लाई हार्डली 10% बढ़ा है, माने मार्केट में एक इम्बैलेंस है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्ट प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे आज मैं सुबह थोड़ा सा टाइम मिला था, वेजिटेबल लेने गया था सर, ऐसे रोज ही जाता हूँ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, तो वेजिटेबल मार्केट में गया, तो सर लेडीज फिंगर भिंडी, ठीक है तो भिंडी का दाम पूछा। कुछ दिन पहले तक भिंडी मार्केट में 60 रुपीज 50 रुपीज के जी में बिक रहा था, 50 पर के जी। आज जाके देखा कि मार्केट में करीब 70-80 टका के जी चल रहा है। सर क्या कारण है, भिंडी का दाम क्यों बढ़ गया? कौन बताएगा? भिंडी का दाम क्यों बढ़ गया? डिमांड सप्लाई एंगल से बोलो, डिमांड सप्लाई एंगल से बोलो, क्यों बढ़ गया भिंडी का दाम? सर सप्लाई कम बोले। सप्लाई, डिमांड तो उतना ही है, भिंडी खाना लोगों ने बंद नहीं किया, जितना मार्केट डिमांड है उतना तो मार्केट में डिमांड है सर। भिंडी का डिमांड, सप्लाई कम हो गया, सप्लाई कम हो गया।
क्यों? बिकॉज रिसेंटली आपको पता होगा लोकल वेस्ट बंगाल का वेदर में कुछ प्रॉब्लम रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गया अप्रैल के स्टार्टिंग में, कम से कम 15 डेज 20 डेज हीट वेव चला, लैक ऑफ बारिश, और इतना लैक ऑफ बारिश एग्रीकल्चर में इफेक्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट अभी दिख रहा है। बारिश तो अभी चालू हुआ ना, रेन अभी चालू हुआ, लेकिन लास्ट 20-25 डेज में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मतलब इस बार तो ऐसा हुआ सर, इस बार तो गवर्नमेंट ऐसा ही सोच रहा है कि शायद ड्रॉट हो जाएगा। EL नीनो बोल के एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, EL नीनो, जानते हो सर? ये एक ड्रॉट का कॉन्सेप्ट है, ड्रॉट का कॉन्सेप्ट है जो इंटरनेशनली पूरा ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल वेदर में बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट दे रहा है, बैड इम्पैक्ट दे रहा है, जिसके कारण ऐसे वेदर में चेंजेस देखने को मिलता है, और वेदर चेंज के कारण उसका इफेक्ट एग्रीकल्चर में पड़ता है। तो ऐसा नॉट जस्ट कि भिंडी के दाम पे, ऐसा हमेशा आपको कुछ ना कुछ चीजों में देखने को मिलेगा। रिसेंटली पाकिस्तान में इकोनॉमिक में हाहाकार मच गया सर, अभी भी चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही उनका इकोनॉमी का जो क्या बोले सर मैनेजमेंट बहुत खराब है। जितना मतलब बोलते हैं ना, जितना करना चाहिए उतना करो, बिना बात का भारत के पीछे लगता रहता है ना, कोई काम धंधा है नहीं, अपने लोगों को बताते रहते हैं कि भाई भारत हमारा दुश्मन है, भारत के साथ युद्ध करना है, इंडिया को लेना है, कश्मीर को लेना है ना। ऐसा करते करते अपने बजट का कम से कम 50% तो भारत के पीछे लगा देते हैं और आतंक फैलाने में लगा देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग, डेवलपमेंट करने की जगह दूसरे को गुमराह कर रहा है। थर्ड थिंग, बारिश इतना हुआ था पाकिस्तान में लास्ट ईयर, इतना फ्लड आया था दिसंबर के आसपास, कि फ्लड के कारण बहुत सारा एरिया पंजाब जोन में, पंजाब रीजन में, मतलब पाकिस्तान में भी पंजाब है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा परसेंटेज एक्चुअली पंजाबी है, जो हमारा पंजाब है उसी का पार्ट, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाते हैं, आप लोग जानते हैं कि नहीं आई डोंट नो, बट जस्ट फॉर दी नॉलेज पर्पस मैं आपको चिल्ला रहा हूँ बोल रहा हूँ कि ये पंजाब को तोड़ के और सिंध को तोड़ के पाकिस्तान बनाएगा। मतलब एक सिंध था जो गुजरात और राजस्थान का हिस्सा, और एक तरफ आपका पंजाब था और कश्मीर का हिस्सा, ये कुछ हिस्सा जुड़ के पाकिस्तान बना, ठीक है, जैसे बंगाल को तोड़ के बांग्लादेश बना है वैसा ही। सो कहने का मतलब इतना है कि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम होने के कारण पाकिस्तान में एग्रीकल्चर खराब हुआ, व्हीट प्रोडक्शन खराब हुआ, और इकोनॉमी को संभालने के लिए और भी प्रॉब्लम बढ़ गया। तो कुल मिला के सप्लाई कम, डिमांड हाई, काम बढ़ता गया। बेसिक सब्जी मार्केट में 150-200 टका के जी, आटा 150 रुपीज पर के जी, आटा बेसिक आटा, रोटी का आटा, हम लोग यहाँ पर 35-37 रुपीज के जी में आटा खाते हैं, पाकिस्तान 150 रुपीज के जी में आटा खा रहे हैं। ये हालत है। तो इकोनॉमी में वैराइटीज ऑफ प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशंस आप रियल लाइफ में देखोगे। पाकिस्तान से पहले श्रीलंका में प्रॉब्लम हुआ है, मैंने इसके ऊपर भी केस स्टडीज करवाया सर क्लास में, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। आप चाहो तो क्लास मेरे से लेके देख सकते हो, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में मेरा केस स्टडी बना, मैंने क्लास में एक्चुअली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने करवाया कि भाई जानो भाई रियल लाइफ में होता क्या है। तो जो भी हो, आपको समझने के लिए समझाने के लिए जितना जरूरी है मैं करूंगी, लेकिन आप अपना नॉलेज को एनहांस करो, ताकि सबके सामने आपका इकोनॉमी नॉलेज मतलब बेसिकली प्राउड फील हो सर, आपको भी कॉन्फिडेंस लगे और अगले को भी अच्छा लगे भैया बंदे को नॉलेज है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे क्या होगा, दाम बढ़ जाएगा, तो प्राइस पी था P1 हो गया। जैसे मेरा आज का भिंडी का एक्सपीरियंस, पाकिस्तान का एग्जाम्पल। अच्छा, और एक चीज होता है, मार्केट में डिमांड कम है पर सप्लाई हाई है, मार्केट में डिमांड कम है पर सप्लाई हाई है, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट प्राइस कमे जाबे। गिर जाएगा। सिंपल बात, सिंपल बात, नो बकवास। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, होली के टाइम पे, होली माने बसंत उत्सव, हाँ सर, बसंत उत्सव जिसको हम लोग होली के नाम से भी जानते हैं, है ना, खेले आज हम होली, मार्च में होता है, आप सब खेलते हो, पसंदीदा खेला है सबका, पूरा भारत इसमें शामिल होते हैं। सबसे बेहतरीन होता है सर
वृंदावन में, और हमारे वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन में। वृंदावन तो होली के लिए जाने जाते हैं, है ना। कभी मौका मिले तो वृंदावन जरूर जाना होली खेलने। अच्छा, राजस्थान में भी एक जगह है खाटू श्याम में, वहां पर बहुत बेहतरीन होली खेला जाता है। अच्छा देखो, तो होली के टाइम पे कलर का प्राइस और होली के बाद क्या होता है, दाम गिर जाएगा कि बढ़ जाएगा। जैसे अभी होली नहीं है, अगर आप मार्केट में आबिर वगैरह खरीदने जाओगे तो वो उतना ज्यादा दाम नहीं होगा जितना दाम होली के टाइम पे होगा। या फिर दिवाली के टाइम पे पटाखा, हाँ सर, दिवाली में पटाखा महंगा होता है क्योंकि डिमांड हाई रहता है, पर दिवाली के बाद पटाखा का डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। और अगर मार्केट में मानो सप्लाई है, बात समझ में आ रहा है ना, दिवाली के बाद, हाँ सर। है ना, आफ्टर दिवाली पटाखा मानो मार्केट में सप्लाई मानो सेम है, ठीक है, लेकिन डिमांड उतना नहीं रहेगा। बस तब होगा जब कोई किसी के घर में शादी है, ठीक है, कोई लोकल पूजा है किसी के घर में नॉर्मल, तो थोड़ा डिमांड होता है। बट दिवाली के टाइम पे, काली पूजा के टाइम पे, बंगाल में हम उसको काली पूजा टाइम बोलते हैं ना, बाकी इंडिया उसको दिवाली बोलते हैं, बट हमारे वेस्ट बंगाल में सेम टाइम पे दिवाली भी होती है, काली पूजा भी होती है। तो ड्यूरिंग काली पूजा एंड दिवाली पटाखा स्काई रॉकेटिंग दाम होता है। लेकिन जैसे ही काली पूजा दिवाली खत्म हो जाए, सप्लाई मानो सेम है, पर डिमांड अगर घट गया, डिमांड अगर हल्का सा है, उतना नहीं है, तो उतना प्राइस नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये नॉलेज है ना, और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर का क्या बोलते हैं उसको, सलाहकार हो, सलाहकार मतलब एडवाइजर, मतलब आप लोग कौन हो सर, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप लोग सीएमए हो, आप लोग चार्ट कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी हो, एमबीए फाइनेंस हो। आप लोग बेसिकली क्या करते हो, या तो खुद का बिजनेस करो या तो फिर किसी को सजेस्ट करो। जैसे आपको एक इंसान का नाम बोलते हैं जो चार्टर्ड भी है और साथ में बड़ा फेमस बिजनेस भी बना है रिसेंटली। पुराना नाम तो बहुत है, पर एक नया नाम आपको बताता हूँ, आप लोग जानते हो सर, अमन गुप्ता बोट। अमन गुप्ता बोट। थैंक यू सर। ठीक है सर, अमन गुप्ता जिसने बोट को बनाया, जिसको आप लोग शार्क टैंक में देखते हो शायद, है ना, आप लोग इन्हें शायद शार्क टैंक में देखते हो। इनकी तो नहीं है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। तो है ना, इज द पर्सन चार्टर्ड है, लेकिन चार्टर्ड करके नॉलेज मिला है इनको, नो डाउट नॉलेज मिला है, बट आज ये इंडिया का जाने माने एंटरप्रेन्योर है। क्यों सर, ऑब्वियसली बिजनेस का भूत जिसके अंदर होता है ना, वो बिजनेस बना के छोड़ते हैं। लेकिन क्या चार्टर्ड का पढ़ाई के साथ बिजनेस का कनेक्शन, काफी सारे लोग इनको बोला था कि भाई क्या कर रहे हैं, अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सर इसने एक चीज तो ठान लिया था कि भाई आप लोग जो समझना है समझो, मेरे दिमाग में मेरे को चार्टर्ड ने जो सिखाया, ठीक है, उसका मैं रियल लाइफ एप्लीकेशन करके छोड़ूंगा। इसलिए उन्होंने कन्वेंशनल एरिया छोड़ के एंटरप्रेन्योर बन के दिखाया, और आज बोट इंडिया का सबसे बिग ब्रांड में से एक है। खुद कुछ नहीं बनाया सर, बाहर से मंगवाया, ब्रांडिंग किया और बेचा। तो क्या क्या देखा क्या उसने, ऐसा क्या था अमन गुप्ता के अंदर जो उसको बोट को बनाने में हेल्प किया। सर बेसिकली उसने ना डिमांड और सप्लाई गैप को देख लिया, उन्होंने डिमांड सप्लाई गैप को देख लिया। इंडियन यूथ का इंडियन यूथ का जो बेसिकली इंडियन यूथ का जो नीड है, वो नीड को पहचान लिया कि इंडिया में क्वालिटी और रिजनेबल प्राइस में, अगर थोड़ा क्वालिटी दे तो महंगा हो जाता है, और थोड़ा सस्ता है में तो काफी ज्यादा सस्ता में तो उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने इस गैप को पूरा कर दिया, उन्होंने इस गैप को पूरा कर दिया, और ये सब प्रोडक्ट देखो डेवलप कर दिया। क्या क्या मिलता है आप देख सकते हो। और इसने मैन्युफैक्चर नहीं किया, बाहर से लाया, चाइना से, ठीक है, बाहर से प्रोक्योर किया, ब्रांडिंग किया, क्वालिटी चेक किया, मार्केट में छोड़ा। तो करेज चाहिए सर, और करेज तब आता है जब नॉलेज आता है। ये बात को समझना पड़ेगा, भले ही आप इकोनॉमिक्स पढ़ो या ना पढ़ो, डजेंट मैटर। इकोनॉमिक्स पढ़ के भी नॉलेज ले सकते हो, और इकोनॉमिक्स करके भी नॉलेज ले सकते हो। जिनके पास एडुकेशन नहीं है, क्या वो बिजनेस नहीं कर सकता?
क्यों नहीं सर? ऐसा बहुत एग्जाम्पल मिलेगा आपको जो शायद जिंदगी में कभी पढ़ाई ही ना किया, प्रॉपरली नहीं किया है। मुकेश अंबानी का बाबा को ले लो, मैंने फादर धीरूभाई अंबानी 4 तक पढ़ा है, बट रिलायंस बना के दिया था, बट उन्होंने भी इसको रियलाइज किया। तो इकोनॉमिक्स किताबी बात नहीं, इट्स नॉट जस्ट अ बुकिश थिंग, इट्स अ रियलाइजिंग। इफ यू रियलाइज इट, आप 4 चांद लगा सकते हो। तो बेसिकली वही बात है कि हर बिजनेस का, चाहे आप एक वेजिटेबल वेंडर देख लो, चाहे बोट का ओनर को देख लो, जिसको देखना है उससे देखो। उन्होंने जो भी किया बस इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन किया। जहां डिमांड गैप है, सप्लाई गैप है, उसको पूरा किया और अपना बिजनेस किया। है ना सर? कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? क्या रे, सही बोला ना? नो सर। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। जस्ट मैंने लास्ट क्लास का रिविजन करवा दिया, डिटेल्स में नहीं बोला क्योंकि डिटेल्स का डिस्कशन लास्ट क्लास में हो चुका है। आज मैंने बस आपको प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन के साथ। सर आज क्या न्यू होगा? सर आज मैं थोड़ा आपको परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर समझाऊंगा, परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर समझाऊंगा। इसके साथ मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो बिजनेसमैन है, ठीक है, उसका परसेप्शन क्या होता है, वो कैसे प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। फिर से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थोड़ा बताऊंगा और उसके साथ कुछ डिमांड रिलेटेड मैटर भी है। ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं आपको धीरे धीरे समझा दूँ, हड़बड़ नहीं सर। जल्दी का काम शैतान का होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे जरूरी है। मेरे हिसाब से ना बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है जिंदगी भर के लिए। बार बार क्या पढ़ोगे एक ही चीज? एक किताब को जिंदगी में इतना अच्छे से पढ़ो ताकि दोबारा उसमें देखने का जरूरत ना पड़े। उसके लिए सब्जेक्ट को प्यार करना जरूरी है। सर मैं आपको एक केस स्टडीज बता रहा हूँ। सर एक केस स्टडीज एक्चुअली एक ब्लॉग में पढ़ रहा था। तो ब्लॉग ऐसा था कि व्हाई इज इंडियाज पब्लिक बस सिस्टम इन अ मेस। ये रिसेंट एक स्टडी निकला है कि सर इंडिया का जो पब्लिक बस सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम हुआ है। इसके ऊपर रिसेंटली एक रिसर्च पेपर निकला है। तो मैं जस्ट इसको गो थ्रू कर रहा था, तो मैं सोचा कि आपके साथ एक बार डिस्कस कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेन पॉइंट में जाना है, बस आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम बेसिकली गवर्नमेंट बस का है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी ट्रैफिक सिस्टम को फॉलो करता है, मतलब किसी किसी मतलब ट्रैफिक सिस्टम मैंने मैं बोलना चाहता हूँ कि अपने डे टू डे कम्यूट के लिए ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला व्हीकल्स है बस। इवन मोर देन इंडियन रेल। रेल 24 मिलियन पीपल डेली यूज करता है। पूरा भारत में 70 मिलियन लोग बस यूज करता है। हाँ, इधर से मतलब सारे स्टेट मिला के, ऑब्वियसली ट्रेन भी तो सारे स्टेट मिला के, जहां पर डेली 24 मिलियन लोग ट्रेन यूज करता है डेली, वहां पर 70 मिलियन लोग बस यूज करता है। तो सर इसमें इसके साथ मार्केट का क्या कनेक्शन? सर वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पब्लिक बस सिस्टम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम के साथ जा रहा है। मैं क्यों इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, क्योंकि रिसेंटली कोलकाता में बस ओनर्स एसोसिएशन, जो कोलकाता पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उन लोगों ने रिसेंटली एक डिक्लेरेशन दिया है कि अगर गवर्नमेंट नेक्स्ट एक मीटिंग करके भाड़ा नहीं बढ़ाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर उसको अप्रूवल नहीं देता है, तो वेस्ट बंगाल बस ओनर्स एसोसिएशन, कोलकाता बस ओनर्स एसोसिएशन ने बताया कि वो बस चलाना बंद कर देगा। क्योंकि भले ही कोलकाता में मैक्सिमम प्राइवेट बस चलता हो, बट बस का जो भाड़ा है ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। इंडिया का दूसरा जो भी और भी स्टेट्स है लाइक बॉम्बे, महाराष्ट्र, बैंगलोर, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट चलाते हैं। कोलकाता में बस ओनर्स प्राइवेट है ज्यादातर केस में, लेकिन बस का टिकट क्या होगा, फेयर क्या होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो बेसिकली पूरा प्रॉब्लम ना दाम से रिलेटेड है। पूरा प्रॉब्लम दाम से रिलेटेड है। प्रॉब्लम विथ फेयर्स। भाड़ा जितना होना चाहिए, भाड़ा उतना नहीं है, तो बस वाले बेसिकली लॉस में जा रहे हैं। और इसीलिए डे बाय डे इंडिया का बस सिस्टम खराब हो रहा है, क्योंकि लॉस मेकिंग सिस्टम के साथ कितना दिन तक आप टिक पाओगे?
और गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, बट कितना दिन तक सब्सिडी देगा? सब्सिडी भी प्रॉपरली नहीं देता हर जगह में। तो प्रॉब्लम हुई सर, प्राइस डिटर्मिनेशन। मैं क्यों बात उठाया? फेयर, फेयर क्या है? बस का फेयर माने बस का प्राइस, टिकट का प्राइस। सेम प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम मैं आपको मार्केट में समझा रहा था, जो प्रॉब्लम मैं आपको मार्केट में समझा रहा था कि भाई आखिर प्राइस डिटर्मिनेशन कितना इंपॉर्टेंट। सही दाम डिटर्मिनेशन नहीं होगा ना, सप्लायर खुश नहीं है, कंज्यूमर खुश नहीं है, और दाम जितना कम हो कंज्यूमर खुश है। अब आप बोलोगे तो सर फिर इंडिया पे बस में प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट बस का भाड़ा बढ़ने नहीं देता है, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल मैटर। बस का भाड़ा बढ़ने से आम आदमी चिल्लाना चालू कर देता है। क्यों चिल्लाते हैं? आम आदमी बोलते हैं कि भाई इतना भाड़ा बढ़ गया, कैसा सरकार है? सरकार बस वाले के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि दाम नहीं बढ़ाया जाएगा। और ये सिर्फ कोलकाता में नहीं, सेम प्रॉब्लम कर्नाटका में, दिल्ली में, चेन्नई में, बॉम्बे में, हर स्टेट में, हर बिग सिटी में। तो बेसिकली इट्स अ वोट बैंक पॉलिटिक्स। कोई बस वाले का बात समझना नहीं चाहता, कोई बिजनेस के बारे में नहीं समझना चाहता। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इससे प्रॉब्लम ये है कि जबरदस्ती भाड़ा आप 10 टका रखते हो, जहां पर कि पेट्रोल का दाम, डीजल, बेसिकली बस डीजल से चलता है, ठीक है, डीजल का दाम बढ़ गया है। तो बढ़ती डीजल के साथ टिकट का प्राइस भी तो बढ़ना चाहिए। अगर डीजल का दाम 80 से 100 हुआ है, तब भी बस का भाड़ा 10 टका क्यों होगा? बस का भाड़ा 10 से 12 क्यों नहीं होगा, या 15 क्यों नहीं होगा? बोलो सर। हेलो, आप लोग बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन ड्यू टू गवर्नमेंट प्रेशर्स, पॉलिटिकल प्रेशर्स, ठीक है, कई बार बस का फेयर बढ़ने नहीं देता। इसमें प्रॉब्लम क्या है? शायद बस चल जाता है, लोग भी चढ़ जाते हैं, लेकिन इंडियन बस सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता। जो 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 बस का बिजनेस आज करता है, वो अपने बच्चे को कभी नहीं बोलता कि बेटा तुम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में रहो, है ना? बिकॉज इसीलिए ना, फ्री भी कभी कभी होना चाहिए। कुछ मतलब फ्री माने फ्री इकोनॉमी, ठीक है, दाम को डिसाइड होने दो, दाम को डिसाइड होने दो, डिसाइड होने दो माने थोड़ा छोड़ दो, मार्केट पे छोड़ दो, दाम को मार्केट पे छोड़ दो, कंज्यूमर अपना डिसाइड कर लेगा। हर चीज में गवर्नमेंट कंट्रोलिंग इज नॉट अ गुड थिंग। ये बिजनेस का जो कोर मैटर है ना, इसको खराब कर देता है। अब कोई बोलेगा इसका दूसरा साइड भी है, कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर अगर पूरा खुला छोड़ दो, बस वाला अगर अपने हिसाब से दाम बढ़ाते जाए, तब तो आम आदमी का भी दिक्कत हो सकता है। सर इसको थोड़ा कंट्रोलिंग के साथ करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑलवेज सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन इट्स अ वेरी बिग थिंग सर, किसी भी इंडस्ट्री का सर्वाइवल के लिए, किसी भी इंडस्ट्री का, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे वो बस सिस्टम हो, चाहे वो रेल सिस्टम हो, ठीक है, सस्ता करना ऑलवेज नॉट द सोल्यूशन, रीजनेबल होना सोल्यूशन है। समझ रहे हो सर? लॉन्ग रन में वही टिकता है जो रीजनेबल रखता है। ज्यादा सस्ता करके आज 10 कस्टमर ज्यादा हो जाएगा या पॉलिटिकली फेवर हो सकता है, बट इसमें बिजनेस लॉन्ग रन में नहीं टिक सकता। इसीलिए बिजनेस के लिए मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कभी आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करूंगा कि क्या सिचुएशन है आज के डेट में इंडियन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और बस सिस्टम में, और गवर्नमेंट कितना ही बजट अलॉट करता है, भाड़ा मिनिमम कितना है। कोलकाता का भी बात कर लूंगा, बैंगलोर का भी बात कर लूंगा, और क्या प्रॉब्लम आज के डेट में फेस कर रहा है बस इंडस्ट्री, मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी मैं बात करूंगा ना, सब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से है। एवरीथिंग इज इन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो चलो कभी केस स्टडीज का डिटेल्स हो जाएगा, बट मैं आपको इतना तो जरूर बता सकता हूँ कि आपके दिमाग में जा रहा है कि आखिर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े तो क्यों पढ़े। इकोनॉमिक्स पढ़ के अल्टीमेटली अब क्या बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कई कई बार ऐसे होते हैं पॉलिटिशियंस उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, उनके दिमाग में बस ये रहता है कि नहीं नहीं दाम नहीं बढ़ा सकते, दाम बढ़ने से कॉमन मैन को प्रॉब्लम। अरे कॉमन मैन का प्रॉब्लम देखते देखते आप कॉमन मैन के साथ बेसिकली धोखा कर रहे हो। धोखा समझते हो? कॉमन मैन का क्या है, वो तो 2 पैसा कम होने से, जिसका चीज दाम 20 टका, उसको अगर आप 10 टका में किसी को मिल जाते वो तो खुश ही रहेगा। लेकिन इससे कॉमन मैन क्या हो जाता है ना, कॉमन मैन इकोनॉमी को नहीं समझ पाता,
फिर कभी ना कभी ऐसा होता है इकोनॉमी टूट जाता है ना। जबरदस्ती किसी भी चीज को बांधोगे तो वो टूटेगा ना। जो खुला होना चाहता है, जो ओपन होना चाहता है, उसको बांध के रखोगे तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगा। तो पॉलिटिशियन अगर इकोनॉमिक्स नहीं समझता तो देश कैसे चलेगा? इसलिए पॉलिटिशियंस होने से पहले इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। ना भी पढ़े तो कम से कम समझना जरूरी है। डिग्री होना जरूरी नहीं है सर, अंडरस्टैंड होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो सर ठीक है। अगर आपको इतना सब बात समझ में आ रहा है, ये सब मैं क्या बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जो भी पढ़ रहे हो उसका रियलिटी चेक करो, समझो, समझ में आएगा। ना आए तो पूछो। सर इतना सारा बात कर दिए, सर क्या करें, जरूरी होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये कौन सा मार्केट है? सर मैं आपको बोला ना, ये मोटा मोटी आपका वेजिटेबल मार्केट। ठीक है, ठीक है, जहां पर बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो जिस मार्केट में परफेक्टली कंपटीशन देखने को मिलता है, ये मार्केट इज सेड टू बी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव जब डिमांड एंड सप्लाई फोर्स ऑपरेट फ्रीली टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस। फ्रीली डिटरमाइन होता है माने बेसिकली कंज्यूमर और सप्लायर, माने जो डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर डिमांड करते हैं, सप्लायर सप्लाई करते हैं, सेलर सप्लाई करते हैं। लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस फ्रीली डिटरमाइन होता है। फ्रीली कैसे? सर फ्री डिटर्मिनेशन इज ऑल डिपेंड ऑन द डिमांड सप्लाई। मतलब कंज्यूमर कितना दाम देना चाह रहे हैं और सप्लायर किस दाम में बेचना चाहते हैं, एक कॉमन पॉइंट में ऑटोमेटिकली पहुंच सकते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन यूज ऑफ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। मार्केट डिसाइड कर सकता है, मार्केट विल डिसाइड। फ्री मार्केट, द मार्केट प्राइस इज यूनिफॉर्म फॉर द होल मार्केट and there is no restriction on entry, no product differentiation and no market concentration. तो परफेक्ट कंपटीशन किसको बोलते हैं? जिस मार्केट में कंपटीशन पूरा हो, डिमांड सप्लाई फोर्स फ्रीली रहे, मार्केट प्राइस यूनिफॉर्म है पूरा मार्केट के लिए। माने अगर मिस्टर ए के लिए ब्रिंजल माने बैगन, ठीक है, मिस्टर ए के लिए ब्रिंजल अगर 60 रुपीज के जी है, तो मिस्टर बी के लिए दाम अलग होगा क्या? हेलो, अरे अगर मिस्टर ए के लिए ब्रिंजल 60 रुपीज के जी है, तो मिस्टर बी के लिए दाम अलग हो जाएगा क्या? नो सर। समझ रहे हैं ना? प्राइस इज यूनिफॉर्म फॉर द होल मार्केट एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री। माने अगर आप चाहोगे आप भी वेजिटेबल वेंडर बन सकते हो। चलो आप लोग क्यों बनोगे, आप लोग तो सब हाई फाई बनोगे। चलो मैं बन जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी वेजिटेबल वेंडर बन सकता हूँ। सर कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो सर, प्रॉब्लम सोच में है। ठीक है, प्रॉब्लम सोच में। आज चार्टर्ड करने के बाद भी इसने क्या बेच दिया? ईयरफोन बेच दिया ना, ईयरफोन बेच रहा है। सर बिग बास्केट देखो क्या बेचता है सारा दिन बैठे बैठे। हाँ, बिग बास्केट आज टाटा का एंटरप्राइज है। पहले नॉर्मल लोगों ने बनाया था, एंटरप्रेन्योर ने, फिर टाटा ने इसको खरीद लिया। आज बिग बास्केट ऑनलाइन में ग्रोसरी बेचता है। आज बिग बास्केट ऑनलाइन में सब्जी बेचता है। बेचता है कि नहीं बेचता? देखो, ओपन करते ही वेजिटेबल बेचता है। सोच का फर्क है। कैसे बेचोगे, किसको बेचोगे, किस तरह से बेचोगे, आप पे डिपेंड करता है। एडुकेटेड लोग एडुकेशन मतलब एडुकेशन के थ्रू से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। नॉर्मल आदमी उसको अपना अपना एजुकेशन सिस्टम से वो काम कर लेता है। तो सब्जी बेचना कोई खराब चीज नहीं है, वेजिटेबल बेचना, स्टेशनरी बेचना कोई खराब चीज नहीं है। आज आज बिग बास्केट में एमबीए करके, चार्टर्ड करके आप जॉब कर सकते हो। लेकिन किसी को बोलो कि भाई बिग बास्केट जैसा एक बिजनेस बना के चला के दिखाने का कोशिश करो, तो 99% लोग ना करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में ऐसा चलता है, इतना पढ़ा लिखाई करके सब्जी बेचना था। मैन टू मैन परसेप्शन होता है, क्या बताऊं अब, छोड़ो। लेकिन जो समझ जाते हैं ना नीड को, डिमांड को, वो समझ जाएगा। ऑनलाइन बिजनेस क्यों डेवलप हुआ है? देखो सर, आज बिग बास्केट बन गया, ब्लिंकिट बन गया। ब्लिंकिट तो और गजब कर रहा है। ब्लिंकिट सर 10 मिनट में डिलीवरी कर रहा है। ईस्टपुर में भी ब्लिंकिट का एक हब बना है।
10 मिनट क्या 8 मिनट में डिलीवरी कर देता है। 8 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट। मैं जब भी कुछ ऑर्डर करता हूँ 5-7 मिनट, 8 मिनट में पहुंच जाता है। ठीक है, ब्लिंकिट, मतलब पल के झपकेगा और प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। तो इसने ना समझ गया कि लोगों का नीड क्या है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोकल दुकानदार है इनका बिजनेस खराब हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लोकल बिजनेस चल रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट बना, फिर भी मार्केट बना, एक अलग सेगमेंट का मार्केट, जो महंगा देके, दाम ज्यादा देके भी प्रोडक्ट परचेस कर रहा है। मैंने खुद करके देखा कि जब जब मैंने मार्केट, लोकल मार्केट से करता हूँ और जब मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता हूँ, तो मैंने हिसाब करके देखा मैं कम से कम 500 टका का ज्यादा तो ऑर्डर कर ही देता हूँ, और ओवरऑल मेरा 10-15-20% से ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। बट फिर भी कभी कभी करता हूँ, फिर भी कभी कभी करता हूँ, रोज नहीं करता। मैं ज्यादातर लोकल मार्केट ज्यादा पसंद करता हूँ, बट स्टिल नीड होता है। तो व्हाट इज द पॉइंट? अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंड द डिमांड सप्लाई गैप। तो बात ऐसा है सर कि मार्केट प्राइस इज यूनिफॉर्म फॉर द होल मार्केट एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री। आप भी चाहो तो खोल सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, ऑनलाइन बेचो या ऑफलाइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इमेजिनेशन अपना अपना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब्जी बेचो, है ना। जैसे ममता दीदी बोलते हैं, बंगाल चीफ मिनिस्टर, कि चॉप शिल्पो करो। मैंने बेसिकली इसको लेके काफी मीम्स मार्केट में वायरल होते हैं। दीदी कई बार बोलते हैं कि चॉप बेचो। ऑब्वियसली दीदी जिस तरह से बोलता है सुनने में खराब लगता है, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर होके एडुकेटेड लोगों को चॉप बेचने के लिए बोलना, चॉपेट दुकान खोलो, इट्स नॉट अ गुड साउंड। बट टेक इट पॉजिटिवली, इसको ना पॉजिटिव वे में सोचो। बात चॉपेट दुकान का नहीं है, इट्स नॉट अबाउट चॉप दुकान, इट्स अबाउट बिजनेस। सोच में फर्क अलाओ तो आपको समझ में आएगा। मैं दीदी के अगेंस्ट में भी बोल नहीं रहा हूँ, मैं दीदी के फेवर में भी नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट आपको परसेप्शन के ऊपर मैं स्टूडेंट्स को सोचने के लिए बोलता हूँ। सर यहाँ पर ना पूरा कैरेक्टर दिया है परफेक्ट कंपटीशन। चलो थोड़ा सोचो, एक परफेक्ट कंपटीशन का क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। फर्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होना चाहिए, जो मोटा-मोटी आपके ग्रोसरी सेगमेंट्स, वेजिटेबल सेगमेंट्स, फ्रूट सेगमेंट्स में मिलेंगे। In a perfectly competitive market, there are a large number of buyer and seller, and each demand and supply is small part of the total market demand and supply only. मैंने सभी कोई हल्का हल्का पार्ट कवर कर, मतलब ऐसा नहीं कि एक वेजिटेबल वाले सभी लोगों को वेजिटेबल बेचना है, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब अगर 100 वेजिटेबल वाले हैं तो 500 कस्टमर भी है। अगर 100 वेजिटेबल सेलर है तो 500 कस्टमर भी मिलेगा उसको। तो हर कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कवर करता है, हर कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कवर करता है। इसलिए बोला एज ए रिजल्ट स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल मार्केट। अगर टोटल मार्केट अगर 100% है, 100% को मैं आपको मार्केट वैल्यू से देखा जाता है। आजकल ना एंटरप्रेन्योरियल कॉन्सेप्ट कैसे होता है कि मार्केट कितना बड़ा, मार्केट कितना बड़ा का मतलब ये है साइज में नहीं, पैसे से। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट शेयर इन इंडिया। ठीक है, देखो सर एक रिसर्च रिपोर्ट निकल रहा है जिसमें आपको इंडिया में ऑनलाइन ग्रोसरी का एक रिपोर्ट मिला। ठीक है, साउथ इंडियन ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट साइज। ठीक है, और क्या दिख रहा है, तो जस्ट आप देख सकते हो कि ऑनलाइन में 2028 में जाते जाते, 2028 जाते जाते मार्केट साइज कितना हो सकता है, इसका एक रिपोर्ट दिया है। दिखाई दे रहा है सर? ठीक है, तो मार्केट साइज डिपेंड करता है, डे बाई डे बढ़ेगा सर। जैसे अभी मोटा मोटी 422 मिलियन का है, लेकिन ये बढ़ते 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 1000 मिलियन का हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मार्केट साइज का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सब प्रैक्टिकल कभी कभी बोल दे रहा हूँ सर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो बात ऐसा है, इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट there is a large number of buyer and seller, and each demand and supply is a small part of the total market demand supply, and as a result no single buyer or seller is able to influence the market price of the product.
कोई भी सिंगल बायर या सिंगल सेलर मार्केट का जो प्रोडक्ट का दाम है ना उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये परफेक्ट कंपटीशन का एक कैरेक्टर है। माने कोई एक बड़ा कस्टमर पूरा मार्केट का सामान नहीं खरीदता है और एक एक बड़ा दुकानदार पूरा मार्केट को अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो मैनिपुलेशन नहीं है इस मार्केट। एज ए रिजल्ट नो फार्म इज इन डोमिनेंट पोजीशन to influence the market। कोई भी फार्म इस मार्केट में अपना डोमिनेंस नहीं दिखा सकता। तो द फार्म विल एक्सेप्ट द प्राइस डिसाइडेड बाय द होल मार्केट। तो जो फार्म या बिजनेस होते हैं ना उसको प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड वही एक्सेप्ट करना पड़ता है जो मार्केट डिसाइड करता है। सर इसको थोड़ा ग्राफिकली समझाओ ना। सर इस पॉइंट को मैं आपको ग्राफिकली समझा दूँ, बाकी पॉइंट में मैं आता हूँ लेकिन इस पॉइंट को मैं थोड़ा ग्राफिकली समझा। सर परफेक्ट कंपटीशन में एक पॉइंट आता है सर प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें कहा जाता है कि इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फार्म इज प्राइस टेकर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, तो वीवीआईपी पॉइंट। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फार्म इज प्राइस टेकर। सर फार्म माने इंडिविजुअल बिजनेस में इंडिविजुअल शॉप ओनर्स, इनको यहाँ पर फार्म कहा जा रहा है। और इंडस्ट्री माने कंप्लीट इंडस्ट्री। जैसे मानो अगर मैं वेजिटेबल मार्केट का बात कर रहा हूँ तो वेजिटेबल एक इंडस्ट्री है, वेजिटेबल बिजनेस एक इंडस्ट्री है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड को बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री। समझ रहे हो सर? हर सेगमेंट के ऊपर इंडस्ट्री बन सकता है। इंडस्ट्री माने सिर्फ बड़े बड़े फैक्ट्री होने से इंडस्ट्री ऐसा नहीं है। हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना? क्या रे? यस सर। इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं रहे। इंडस्ट्री माने एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे फिल्म इंडस्ट्री का मैंने आपको बात कहा, शायद आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे। आप जानना चाहोगे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में? सर क्या क्या बताते रहते हो, चलो देखो। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अभी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री माना जाता है। वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अगर आप वर्ल्ड वाइड फिल्म इंडस्ट्री देखोगे तो सिनेमा ऑफ इंडिया के बारे में भी आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूँ। करेंटली अगर नंबर ऑफ फिल्म वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा मूवी बनता है हिंदी और उर्दू में, मतलब जिसको बेसिकली हम लोग बॉलीवुड मूवी बोलते हैं, ठीक है, लैंग्वेज वाइज। सेकेंड में बनता है कन्नड़ में, कन्नड़ माने कर्नाटक, ठीक है। थर्ड है तेलुगु, फोर्थ है तमिल, फिफ्थ है मलयालम, फिर आता है बंगाली, फिर आता है मराठी, भोजपुरी, गुजराती, पंजाबी। इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री डिवाइडेड है, ठीक है। ये फिल्म इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ कि कौन से मूवी इंडस्ट्री में कितना मूवी बनता है। ओडिया, असमीज, इंग्लिश, मणिपुरी, टुलू, नागामीज, कोंकणी, राजस्थानी, खासी, सिंधी, ठीक है। साथ में नागपुरी, नागपुरी माने बेसिकली ये महाराष्ट्र का नागपुर नहीं, ये नागपुर का मतलब है झारखंड रीजन। झारखंड में एक रीजन होता है जिसको हम लोग छोटा नागपुर मालभूमि एरिया बोलते हैं। इस एरिया में महातो या कुड़बी लोग रहते हैं, उनको नागपुरी कास्ट बोला जाता है। मैथिली बिहार में पड़ता है, संताली ट्राइबल है, इनका भी मूवी होता है। तो सर ये है नंबर ऑफ मूवी कहाँ निकलता है मूवी इंडस्ट्री में। सर पैसा वाइज भी मार्केट है, मतलब कौन से मूवी इंडस्ट्री कितना कमाते हैं, इसका भी एक डेटा है। देखो मैं रिसर्च कर रहा था, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। इसका भी एक डेटा मुझे मिला था। सबसे ज्यादा बॉलीवुड है, साउथ का इंडस्ट्री बहुत रेवेन्यू अच्छा कमाता है। इंडिया में अभी मूवी इंडस्ट्री बहुत फेमस हुआ है। का डेटा मैं एक दिन देख रहा था, ठीक है। अगर मुझे अच्छा डेटा मिले तो मैं आपको और दिखाऊंगा, ठीक है।
कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इवन हॉलीवुड भी अभी जल रहा है, भारत जिस तरह से डेवलप कर रहा है, स्पेशली बॉलीवुड, साउथ इंडियन मूवी तो बहुत डेवलप कर, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूशन है इसका। सर इसका क्या डेटा दे रहे हो सर, जितना जानोगे कम पड़ जाएगा, छोड़ो सर। फिल्म इंडस्ट्री तो जस्ट एक बहाना था, बस आपको मैं ये कहना चाह रहा था कि इंडस्ट्री फिल्म का हो या इंडस्ट्री वेजिटेबल का, हम उसे इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो वेजिटेबल या ग्रोसरी वाले पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन है, फिल्म इंडस्ट्री नॉट ए परफेक्ट कंपटीशन। फिल्म इंडस्ट्री इज लाइक अ ऑलिगोपोली या ऑलिगोपोली मार्केट। आगे भाई बात करेंगे सर, वेजिटेबल, ग्रोसर्स, इसको आप इस तरह का कॉन्सेप्ट में डाल सकते हो। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फार्म इज द प्राइस टेकर। इस बात का सच्चाई क्या है, इस बात का प्रूफ ऐसा है, जब हम लोग किसी वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, जब हम लोग किसी वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, तो वेजिटेबल मार्केट, जैसे एक मार्केट आपको बता दूं, वेजिटेबल मार्केट कोलकाता में, जैसे कोले मार्केट, कोलकाता का सबसे बड़ा वेजिटेबल मार्केट है, सियालदा में है, कोले मार्केट बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे सियालदा बहु बाजार एरिया, कोले मार्केट में पाइकारी रेट में सब्जी का दाम, सब्जी मिलता है, पाइकारी रेट में। पाइकारी समझते हो, जैसे देखो सर, ये बिजनेसमैन को देखो आप, ये पाइकारी मार्केट का एग्जाम्पल है। कोलकाता का सियालदा में जो कोले मार्केट है, इस कोले मार्केट में एक बंदा एक ही चीज लेके बात बिजनेस करता है। सर माने, सर माने बहुत सिंपल है, ये इंडिया का वन ऑफ द बिग वेजिटेबल बिजनेस मार्केट है, जहां पर आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे इसको देखो, ये क्या बेच रहा है सर, प्याज का जो, प्याज को हम लोग इसको बंगाली में प्याज कोली बोलते हैं, ठीक है, कोई कोई हिंदी में इसको प्याज साई भी बोलते हैं। सिर्फ प्याज कोली बेच रहा है, मतलब प्याज का जो मतलब डांठा होता है, जो भी बोलो अपने अपने लैंग्वेज में। तो ये होता है होलसेल मार्केट का स्ट्रक्चर। ना कॉन्सेप्ट इज दैट, होलसेल मार्केट में प्याज का ये जो पर्टिकुलर वेजिटेबल्स हैं, ये क्या दाम में बिकेगा, ये मार्केट डिसाइड करते हैं, इंडस्ट्री डिसाइड करते हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है, कभी मौका मिले तो घूम के आ सकते हो, ब्लॉग भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा संभाल के जाना, बिकॉज भीड़ बहुत होता है, और बहुत ज्यादा, मतलब क्या बताऊं सर, भीड़ में जैसे होता है, ठीक है, बहुत भीड़ होता है। सुबह सुबह रात 2 बजे से मार्केट बैठा, रात 2 बजे से, इट्स अ बिग मार्केट। ऐसे मार्केट एक इंडस्ट्री है, यहाँ से पूरा कोलकाता में सब्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे कोलकाता, जो भी मार्केट, चाहे को केस्टोपुर मार्केट, कोई भी मार्केट ले लो, सारा मार्केट का वेजिटेबल्स यहीं से आता है। फ्रूट्स मार्केट देखना चाहोगे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेचुआ मार्केट, मेचुआ बाजार फ्रूट मार्केट है सर। ये फल का, सिर्फ फल का मार्केट है, देख सकते हो सर, फल ही फल है। इतना बड़ा मार्केट, आप कभी अंदर घुसोगे ना, खो जाओगे, अंदर घुसने से खो जाओगे। जो बंदा फ्रूट्स बेचता है, सिर्फ नींबू बेचता है तो नींबू ही बेचता है। ये देखो आम के ऊपर सोया हुआ है, समझ रहे हो सर, ऐसा होता है होलसेल मार्केट, ठीक है। ये मेचुआ मार्केट है, देख रहे हो सर, फल का गाड़ी पूरा एकदम लाइन लगा के रखा हुआ है। कभी मौका मिले जरूर जाना, बट संभाल के जाना सर, ठीक है, अकेला मत जाना, ठीक है, मतलब इतना भीड़ भाड़ है और खो जाओगे, मैं इतना बोल सकता हूँ आपको, खो जाओगे। सर और मार्केट दिखाओ, ये मेचुआ मार्केट का ट्रांसपोर्टिंग एरिया है, जहां से ट्रक से माल खाली होता है। सर और क्या, सर और एक मार्केट दिखा देता हूँ, फूल का मार्केट, फ्लावर मार्केट। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हावड़ा ब्रिज के नीचे, इसका नाम है सर मल्लिक घाट। ये सर एशिया का सबसे बड़ा फूल का मार्केट है, ये देखो, एशिया का सबसे बड़ा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, एशिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट है ये, डेली सुबह बैठता है, इतना बड़ा फ्लावर का मार्केट। कभी मौका मिले तो यहाँ पे घूम के आना। सर क्यों ये सब मार्केट दिखा रहे हो सर, ये सब नहीं देखोगे तो क्या देखोगे जिंदगी में, ठीक है। ऐसे सरस्वती पूजा के टाइम पे हम लोग जाते हैं फ्लावर मार्केट में, ठीक है, देखो सर, देख रहे हो, ऐसे बिकता है मार्केट।
किसी का दुकान नहीं है, सब खड़े होके बिजनेस चलता है, सब एकदम खड़े होके बिजनेस चलता है, कोई दुकान नहीं है, ठीक है, एक आध दुकान है बड़े बड़े लोगों का, ठीक है, छोड़ो सर। तो मैं कहना क्या चाह रहा था सर, सर मैं बस इतना कहना चाहता कि ये सब इंडस्ट्री है, फ्लावर मार्केट का इंडस्ट्री, वेजिटेबल मार्केट का इंडस्ट्री, फ्रूट्स मार्केट का इंडस्ट्री, करोड़ों का बिजनेस होता है डेली। तो इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फार्म इज प्राइस टेकर। अब यहाँ पर जो भी दाम है ना, ये डिमांड सप्लाई में डिसाइड होता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखो, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस एंड डिमांड का अंडर परफेक्ट कंपटीशन। Under perfect competition, the industry will decide the price at the equilibrium point where market demand is equal to market supply, and each firm will accept the price decided by the industry. हर एक फार्म को वही दाम डिसाइड करना पड़ता है जो इंडस्ट्री डिसाइड करे। माने कहना ये चाहते हैं सर, इस मार्केट में ये जो अलग अलग मार्केट में आपको दिखा रहा हूं, ये अलग अलग मार्केट में कोई भी अपने मर्जी से दाम डिसीजन नहीं ले सकता। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतना ज्यादा लोगों का मार्केट है, जहां पर खरीदने वाले भी अनेक है, बेचने वाले भी अनेक है। ऐसा मार्केट में खुद डिसीजन लेके मोनोपोली क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स अ हर्श रियलिटी। इस मार्केट में आप डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, इसी फ्लावर मार्केट में बहुत सारे ना, आपको क्या बोलते हैं उसको, अरे जो घर में जो बुके लेके जाते हैं ना, बुके, बुके जानते हो सर? अरे क्या बोलते हैं उसको, बुके हाँ क्यों बोलते हैं? हाँ सर, बुके बोलते हैं ना। इसी फ्लावर मार्केट से बुके बना के, ठीक है, इसी फ्लावर मार्केट से जाके बुके बना के आप अगर मार्केट बनाओगे, तो ये परफेक्ट कंपटीशन होगा कि इसमें इसमें आप ओलिगोपोली या मोनोपोली लगा सकते हो? क्या लगता है? सर क्या बोले? मैं बोला कि आप ये जो फ्लावर मार्केट में आपको दिखाया मल्लिक घाट, ठीक है, इसी मल्लिक घाट से फूल लाया जाता है, ठीक है, और आप एक बुके बिजनेसमैन बन जाते, ठीक है, आपको आपका काम रहेगा, आप अलग अलग लोगों का सब्सक्रिप्शन लेते हो और घर घर में आप बुके बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हो। यहाँ पर 5-6 गुलाब का दे दिया सर, ठीक है, फ्रेश गुलाब, इसका दाम लगा दिया 695। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या मार्केट डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर इसका दाम मैनिपुलेट हो सकता है? मतलब प्राइस आप डिसाइड कर सकते हैं, यानी सेलर इसका दाम डिसाइड कर सकता है ना सर, मोटा मोटी यस सर। यस सर। कर सकता है। मतलब कोई इसको 695 में, मानो कि आपका कस्टमर अलीपुर एरिया में है, कोलकाता में, पार्क स्ट्रीट एरिया में है, यही प्रोडक्ट आप शायद 1000 रुपीज में बेच दो। आपका कस्टमर मिडिल क्लास किष्टपुर बागुएटी जोन में है, ठीक है, यही प्रोडक्ट आप 500 टका में बेच दो। थोड़ा और लोकल एरिया में चले जाओ, शायद यही प्रोडक्ट आप 250 में भी बेच सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वही फूल, सेम फूल जो आप होलसेल मार्केट में से लेके आते हो, वहां पर दाम सबके लिए बराबर हो जाता है, और वही प्रोडक्ट जब एक अलग कॉन्सेप्ट में बुके मार्केट हो जाते हैं, तब उसी में आपका प्राइस डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। सो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर इंडस्ट्री डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट का दाम क्या होगा। डेली मार्केट बैठता है, डेली सोचते हैं कि आज गेंदा का मार्केट क्या रहे, इसमें एक कुड़ी दो कुड़ी बोलता है, क्या बोलता है सर? एक कुड़ी दो कुड़ी, माने एक एक लॉट में 20 फ्लावर का चेन होता है, 20 फ्लावर चेन पर लॉट, तो उसको बोलते हैं एक कुड़ी। मैं बंगाली में लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। तो कभी 200 टका की एक कुड़ी, कभी 300 टका, कभी 400, कभी वही 600 टका एक कुड़ी हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन उसके ऊपर। तो कॉन्सेप्ट इज सेम, जो भी होगा पूरा मार्केट के लिए होगा ओवरऑल।
जो भी होगा होल मार्केट के लिए। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर बट फार्म इज द प्राइस टेकर। फार्म माने एक एक फ्लावर बेचने वाले लोग, एक एक फ्रूट बेचने वाले लोग, एक एक सब्जी बेचने वाले लोग, मैं इनका बात कर रहा हूँ। दे आर दी फार्म, दे आर दी फार्म। प्याज चाहे 200 टका केजी में बिकेगा कि 100 रुपीज केजी में बिकेगा, ये अकेला डिसाइड नहीं करता है। ओनर कांट डिसाइड। प्याज चाय का मार्केट में और भी दुकानदार है, सब मिला के एक इंडस्ट्री है, और वो इंडस्ट्री डिसाइड कर देगा कि आज का मार्केट में भाव क्या रहेगा। कोई बोलेगा नहीं भाई मेरा दुकान मैं बेचूंगा। सर ये सब प्रोडक्ट में आपका बात से बात नहीं बने, बिकॉज इट्स अ प्योर डिमांड सप्लाई एंड इट्स अ फ्री मार्केट। क्योंकि आज आप दुकानदार हो, आपके सामने और भी कोई दुकानदार बैठ सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। आम आदमी का बाजार है भाई, सबका छोटा छोटा हिस्सा है। तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर कैसे बना, ये चीज तो मैं आपको पहले भी बोला था लास्ट दिन। दाम 1 2 3 4 5 चूज कर लो। ऑब्वियस बात है कि अगर मार्केट में प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगा। दाम कम तो 50 यूनिट, दाम बढ़ गया 40, दाम और बढ़ गया 30, दाम बढ़ गया 40 में तो 20 डिमांड हो गया, दाम 5 टका हो गया तो 10 डिमांड हो गया। सप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है? सप्लायर चाहते हैं कि भाई अगर दाम बढ़ जाए तो हम ज्यादा बेचेंगे। जब दाम 1 टका है 10 यूनिट सप्लाई करेंगे। बिकॉज जिस प्रोडक्ट को बेच के पैसा नहीं आएगा ना, उस प्रोडक्ट को बेचने का मन नहीं करता है सप्लायर। सेलर ऑलवेज वांट्स एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, जिसको बेच के 2 पैसा ज्यादा आए। ठीक है, तो 1 रुपी दाम में ही इज हार्डली इंटरेस्टेड टू सेल 10 यूनिट्स। 2 रुपीज में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया, 3 रुपीज में हाँ चलो ठीक है 30, 4 टका में तो और मजा आएगा, 5 टका में और मजा आएगा। किसका मजा आएगा? सप्लायर का। तो सप्लायर यही चाहते हैं कि दाम बढ़े, पर कंज्यूमर चाहते हैं कि दाम कम हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली डिमांड सप्लाई एक कॉमन पॉइंट में पहुंचते हैं। They just want to reach in a common point, and common point is 3. We know that from the last class example. And that's why demand is 30, supply is 30. When price is rupees 3. So analysis क्या है? दाम कम में डिमांड एक्सेस है, दाम ज्यादा में सप्लाई एक्सेस है। हमें ना तो सप्लाई एक्सेस चाहिए और हमें ना ही डिमांड एक्सेस चाहिए, हमें तो बैलेंस चाहिए। और मार्केट बैलेंस कर लेता है एज पर द सिचुएशंस, एज पर द डेली मार्केट, एज पर दी वीकली मार्केट। मार्केट बैलेंस कर लेता है। ऐसे मार्केट में हमेशा ऐसा नहीं कि दाम सेम रहता है। मैं आपको अभी बोला ना, रमजान के टाइम पे, रमजान के टाइम पे मतलब अभी कुछ दिन पहले मुसलमान लोगों का, मतलब जो मुसलमान कम्युनिटी के हैं, है ना, उनका फेस्टिव चल रहा था। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रमजान में पूरा व्यस्त थे, और हमारा जो मेचो मार्केट है ना, ये ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग चलाते हैं। मतलब ये जो फ्रूट्स का मार्केट है, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रमजान में रोजा रखते हैं। तो इसके कारण क्या है सर, तो फ्रूट्स मार्केट में थोड़ा बंद चल रहा था, छुट्टी चल रहा था। ठीक है, तो फ्रूट्स का दाम दिन दिन, और उस टाइम पे मुस्लिम लोग भी बहुत ज्यादा फ्रूट्स का कंज्यूम भी करते हैं। तो क्या हुआ ना, ऑटोमेटिकली प्राइस ज्यादा हो गया। मैं जिस फल वाला से फल लेता हूँ हमारे लोकल मार्केट से, 200 टका केजी एप्पल लेता हूँ, ठीक है, मैं जाके पूछा कि दादा एप्पल दो, बोले 300 टका केजी। हमको बोले कि सोनार के दाम पे बेच रही हूँ क्या? बोले रमजान चल रहा है ना। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये चेंज होता है, बट ये इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज इंडस्ट्री डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री। समझ रहे हो सर? इंडस्ट्री विल डिसाइड, और फार्म बस एक्सेप्ट करता है उसको, फार्म उसको एक्सेप्ट करता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। सर ये बात समझ में आया, इंडस्ट्री क्यों प्राइस मेकर है? प्लीज टेल मी, कोई डाउट है क्या? प्लीज टेल मी सर, कोई डाउट है क्या? नो सर। सर फार्म इज प्राइस टेकर। फार्म माने इंडिविजुअल बिजनेसमैन,
जैसे ये एक फार्म है, इनका किसका बिजनेस है? प्याज कोली का बिजनेस है, प्याज साई का बिजनेस है। तो प्याज कोली या प्याज साई का जो बिजनेस है ये इसका फार्म है, तो ये क्या करेगा? ये प्राइस टेकर होगा। या फिर यहाँ पर जो अलग अलग, कहाँ चला गया भाई? फुल मार्केट नहीं दिख रहा है। Sorry, ये वाले, ये जो फुल वाले हैं, देख रहे हो सर? ये एक इंडिविजुअल फार्म है, ये एक फुल वाला 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 है, सब इंडिविजुअल है, फार्म है सब। ये प्राइस टेकर है। कौन है? प्राइस टेकर, नॉट द प्राइस मेकर। प्रोडक्ट इनका है, बट ये डिसाइड नहीं कर पाता है दाम क्या रहेगा। मानो मानो जस्ट से फॉर एग्जांपल, आपको लगा कि भाई मेरा जो फ्लावर गार्डन है, अच्छा फ्लावर गार्डन से याद है, हमारे यहाँ पर आजकल बंगाल में एक फ्लावर का बहुत अच्छा मार्केट है सर। एक एरिया है सर, उसका नाम है खिराई। बहुत सारे लोग आजकल ठंड के मौसम में घूमने जा रहे हैं। एक्चुअली इट्स टुवर्ड्स माय नेटिव, मेरा नेटिव खड़गपुर में है, तो वहां पर जाते वक्त पड़ता है रास्ते में। बहुत लोग आजकल घूमने जाते हैं, मेला लग गया सर। आई थिंक इसको पता होगा, शुभजीत को पता है। हाँ शुभजीत, তাই তো রে, কিরাই যাচ্ছে না আজকাল লোক খুব, তোদের ওই লাইন দিয়েই যাচ্ছে। देखो सर, আমি ঠিক ये জানি স্যার। जानिस ना, अरे वाह घुरे आए। देखो सर ऐसा ही है, मतलब अगर ड्रोन से लोगे ना, इट्स जस्ट लुक लाइक दिस, स्पेशली इन विंटर सीजन, इट्स लुक ऑसम। मैंने क्या बताऊं सर, और एकदम बिसाइड्स ट्रेन लाइन, मतलब हावड़ा खड़गपुर जो ट्रेन लाइन है, इट इज जस्ट बिसाइड दैट। और इतना ब्यूटीफुल है, मतलब बेसिकली और कुछ भी नहीं, ये जो फ्लावर वाले बेचने आया है ना सर, इन्हीं लोगों का गार्डन है, मतलब बेसिकली खेती है। तो आजकल शहर में लोगों को क्या मिल गया ना, घूमने का थोड़ा बहाना चाहिए कोलकाता के लोगों को। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, ये देखो सर, फूल हाथ में ले रहा है, सेल्फी ले रहा है, ठीक है। तो वहां पर भी एक अलग टाइप का बिजनेस स्टार्ट हो गया, एक अलग टाइप का बिजनेस। ये देखो, सेल्फी जोन बन चुका है, ये अभी सेल्फी जोन बन चुका है। ब्लॉगर, काफी सारे लोग ब्लॉगर बन गया वहां का फुल मार्केट में। इवन फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, और सच में क्यों नहीं आए सर? तो ह्यूज फ्लावर गार्डन सर, माने गार्डन नहीं, बेसिकली एग्रीकल्चरल एरिया, जिसका प्रोडक्ट आपको मैं यहाँ दिखाया। ये आपका हावड़ा ब्रिज के नीचे है, ये जो मार्केट है, ये जस्ट जस्ट बिलो दी हावड़ा ब्रिज। कभी हावड़ा ब्रिज जाओगे ना, जस्ट उसके नीचे देखना, गंगा में नहीं देखोगे, साइड में, कोलकाता साइड में। तो पॉइंट यही है कि इंडिविजुअल फार्म वाले हैं सब बिजनेसमैन। तो मानो कोई अपने एग्रीकल्चरल एरिया में थोड़ा ज्यादा दाम में उनका प्रोडक्शन हो गया, मानो उसको लग रहा है कि मैं आज, इसको लग रहा है कि मैं 350 टका करके बेचूंगा, बट नहीं बेच पाएगा सर, क्योंकि मार्केट में बाकी लोग अगर 300 में बेचेगा, तो फिर कोई 350 में क्यों लेगा? यू अंडरस्टैंड ना? मानो ये सोच रहा है कि भाई मेरा कॉस्टिंग ज्यादा पड़ गया है ड्यू टू एनी रीजन, तो ये सोच रहे थोड़ा महंगा बेचूंगा, लेकिन नहीं बेच पाएगा। क्यों नहीं बेच पाएगा? क्योंकि बाकी लोग अगर 300 में बेचेगा, तो इसके पास कौन सा कस्टमर आएगा? नहीं नहीं असीम, आप लोग समझ पा रहे हो? आप लोग आवाज नहीं आया काफी देर से। हाँ सर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर फार्म जो है वो प्राइस टेकर है, मतलब उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। अगर आप चाह रहे हो कि भाई नहीं मैं 350 टका पर लॉट बेचूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज बाकी जो प्लेयर्स हैं वो 300 टका में बेच रहे हैं लॉट। तो अगर बाकी प्लेयर 300 टका में बेच रहा है, तो फिर आप कैसे 350 में बेचोगे? और ये परफेक्ट कंपटीशन है सर, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में सर, टू मच कंपटीशन। तो यहाँ पर जो फार्म होते हैं ना, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, वो प्राइस टेकर होते हैं। अब इसको अगर मैं आपको थोड़ा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो क्या बात बनेगा? चलो, मैंने मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिकल वे में, जैसे कि इंडस्ट्री ऑलरेडी डिसाइड करके दिया था कि भाई प्रोडक्ट का दाम यहाँ पर 3 टका बना, किसी भी पर 3 को 3 समझो, 300 समझो, 3000 समझो, वट एवर, जो समझना है समझो, 3 समझो, 300 समझो, 3000 समझो, वट एवर यू थिंक, समझ लो।
फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग इसको सिंपल 3 ही समझते हैं, क्योंकि ₹3। तो सर ये तो डिसाइड हो गया कि भाई प्राइस क्या है, इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड कर लिया 3, बिकॉज 3% दाम में डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम हो रहा है, सप्लायर भी खुश, डिमांड जब कंज्यूमर भी खुश। सो व्हेन प्राइस इज ऑलरेडी डिसाइडेड, अब आगे प्राइस टेकर का क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने फार्म क्या करेगा, से फॉर एग्जांपल क्वांटिटी सोल्ड, चाहे 1 यूनिट सेल करो, चाहे 2 यूनिट, चाहे 3 यूनिट, चाहे 4 यूनिट, चाहे 5 यूनिट, सप्लायर क्या सोच रहा है, सप्लायर सोच रहा है कि मैं ज्यादा यूनिट सेल करूंगा, ठीक है। तो क्वांटिटी देखो 3% यूनिट, सॉरी 3% नहीं, 3 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 9 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, 15 यूनिट्स। मैं समझाता हूँ कि ये जो यूनिट है ये क्या आपको हेल्प करेगा, ध्यान से देखो। सर ये कैलकुलेशन कैसे हुआ है, 3% दाम है, 1 लॉट सेल करोगे 3% मिलेगा, 3% दाम है, 2 लॉट सेल करोगे, यूनिट को लॉट भी समझ सकते हो, तो 6% मिलेगा। 3% दाम है, 1 लॉट का 3 लॉट बेचोगे तो 9% मिलेगा। 3 इंटू 4 ₹12 मिलेगा, 3 इंटू 5 ₹15 मिलेगा। आई थिंक कैलकुलेशन ओके, कैलकुलेशन ओके ना, सब इंटू हो गया, दाम इंटू क्वांटिटी, दाम इंटू क्वांटिटी, तो सप्लाई मिल गया। अब यहाँ से बिजनेस का एवरेज रेवेन्यू क्या है, सर एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है, ये रेवेन्यू चैप्टर कराने के टाइम पे बोला था, मैं बोला था ना कि मार्केट को समझना है तो रेवेन्यू समझो। तो रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट होता है TR बाई क्यू करके, क्या करके सर, टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी करके। ये मैंने समझाया, ऐसा नहीं कि मैं अचानक से बोल दिया, थ्योरी ऑफ मार्केट का पहला क्लास रेवेन्यू में ही था। तो एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू हियर, बोलो टोटल रेवेन्यू कैसे मिलेगा। सर जितना आपका सप्लाई करके मिल रहा है, प्राइस 3% है, क्वांटिटी 1% है, तो 3, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 3, 3 को क्वांटिटी से डिवाइड करो, कितना क्वांटिटी 3/1। हेलो सर, बात को समझे, रेवेन्यू कैसे मिला आपको, जितना प्राइस है, जितना लॉट है। तो आप क्या बोलोगे, अगर 3% दाम है, 1 लॉट है, तो 3 आपका रेवेन्यू है। एवरेज कैसे मिलेगा, इस 3 रेवेन्यू को, टोटल रेवेन्यू 3 है, क्वांटिटी 1 है, तो 3/1, तो 3। टोटल रेवेन्यू 6 है, क्वांटिटी 2 है, तो 6/3, 6/2। बोलो सर 6/2 कितना, 3। टोटल रेवेन्यू 9 है, 9/3, 3। टोटल रेवेन्यू 12 है, 12/4, 3। टोटल रेवेन्यू 15 है, क्वांटिटी 5 है, 15/5, 3। सो एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ इन ईच एंड एवरी केस, 3। प्राइस क्या है 3। सर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है, डेल्टा टोटल रेवेन्यू बाई डेल्टा क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू का चेंजेस डिवाइडेड बाय प्राइस का चेंजेस, सॉरी क्वांटिटी का चेंजेस, सॉरी क्वांटिटी चेंजेस, माने आपका रेवेन्यू में कितना परिवर्तन हुआ ईच यूनिट सेल में। जैसे पहले आपने 1 लॉट सेल किया, फिर 2 लॉट, फिर 3, फिर 4, फिर 5, चेंजेस कितना करके हैं 1 करके हैं। रेवेन्यू पे चेंजेस, पहले 3 था, फिर 6 हुआ, तो 3 से 6 का चेंज कितना, डेल्टा TR। 3 से 6 का चेंज 3, 1 से 2 का चेंज 1, डेल्टा TR बाई डेल्टा क्वांटिटी, तो 3/1, 3। 6 से 9 का चेंज कितना, 6 से 9, डेल्टा टोटल रेवेन्यू 3, 2 से 3, 1, 3/1, 3। सर समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज बोलो, मैथ समझ में आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट हुआ और एवरेज रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट हुआ, समझ में आया आप लोगों को, प्लीज सर हाँ ना बताइएगा।
है सर। सर परफेक्ट कंपटीशन में इसी तरह से कैलकुलेशन होता है। आपने एक चीज गौर किया, प्राइस टेकर तो बन गया फॉर्म 3%, लेकिन प्राइस के साथ साथ मतलब ये चीज कंफर्म हुआ कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। यही होता है परफेक्ट कंपटीशन। अगर इस चीज को आप ग्राफिकली प्रेजेंट करो, इफ यू वांट टू प्रेजेंट दिस थिंग्स इन अ ग्राफिकली, तो ग्राफ देखने में कैसा होगा? यहाँ पर 2 पॉइंट ड्रॉ करना है। एक बार इंडस्ट्री को दिखाना है, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फार्म इज द प्राइस टेकर। ठीक है, द प्राइस टेकर। फार्म कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ जो दाम है जो डिसाइड होता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, यही फार्म करता है। फार्म माने इंडिविजुअल फ्लावर सेलर, इंडिविजुअल फ्रूट सेलर, इंडिविजुअल ग्रोसरी सेलर, जो भी मार्केट पसंद है। ठीक है, अब देखो सर, पहले दाम 5% था, पर 5% इज नॉट द इक्विलिब्रियम, 4 इज ऑल्सो नॉट इक्विलिब्रियम, बिकॉज 5-4 में सप्लाई एक्सेस होगा पर डिमांड लो रहेगा। दाम 2 और 1 रहेगा तो डिमांड एक्सेस हो जाएगा, डिमांड एक्सेस हो जाएगा पर सप्लाई कम हो जाएगी, इसलिए इक्विलिब्रियम क्या हो गया? 3। सो व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस इज 3, क्वांटिटी सप्लाई इज 30, जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं हम लोग। तो बाकी पॉइंट आपको ड्रॉ तो करना है, 10, 30, 40, 50। हेलो, इसको ड्रॉ कैसे करोगे? इसको ड्रॉ कैसे करना है? चलो मैं आपको साथ साथ थोड़ा दिखाता हूँ कि हाउ टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ ग्राफ। एक्स एक्सिस दो, वाई एक्सिस दो। वाई एक्सिस पे प्राइस शो करो और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी। प्रोडक्ट का ये ओरिजिन है आपका 0, प्रोडक्ट प्राइस को धीरे धीरे इंक्रीज करो, 1, 2, 3, 4, 5। क्वांटिटी को धीरे धीरे ग्रो करो, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, बस इसी तरह से पॉइंट पुट कर दिए। अब मैं यही से शो कर दे रहा हूँ। अगर आप डिमांड साइड को पहले करोगे तो डिमांड क्या बोलता है? सर डिमांड पहले बोलता है कि जब दाम कम है, जब दाम कम है तो डिमांड क्या होगा? बोलो। दाम कम तो डिमांड हाई, दाम ज्यादा तो डिमांड कम। तो बात कुछ ऐसा है, व्हेन प्राइस इज 5, डिमांड इज 10, प्राइस इज 4, डिमांड इज 20, प्राइस इज 3, डिमांड इज 30, प्राइस इज 2, डिमांड 40, प्राइस 1, डिमांड 50। जस्ट ज्वाइन दिस लाइन। तो आपका डिमांड का बन गया सर, दिस इज द डिमांड का। आई होप इट्स क्लियर। सेम थिंग मैं इधर ड्रॉ करता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगेन सेम डेटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर क्वांटिटी दो, 10, 20, 30, 40, 50। ये अभी एक एग्जांपल चल रहा है, बट आप जो भी डेटा यूज करो, नो इशू विद दैट। कॉन्सेप्ट क्या है? अब सप्लाई साइड ड्रॉ करना है। When price is low, supply is low. When price increases, supply will increase. If price is 1, then supply is 10 units only, because supplier don't want to sell those products which give them low revenue. Supplier always want to sell those products which give more revenue. It's a very simple agenda. It's a very simple agenda. Price 2, quantity 20. Price 3, quantity 30. Price 4, quantity 40. Price 5, quantity 50. And just join these lines. Supply curve. Clear? दोनों के बीच में क्या बना?
जिस पॉइंट में सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को कट कर रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड द प्राइस पॉइंट इज 3 एंड वी नो दैट। सर ये तो हो गया इंडस्ट्री प्राइस टेकर, एंड व्हाट अबाउट द फार्म? सर जो आपका प्राइस है वही आपका एवरेज रेवेन्यू है, फार्म के लिए रेवेन्यू है। और ये कैसे बना? मैंने अभी अभी आपको दिखाया सर, यू जस्ट मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि आपका एवरेज रेवेन्यू, आपका मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू 3, मार्जिनल रेवेन्यू भी 3, प्राइस इज ऑल्सो 3 एंड डिमांड भी 3 पॉइंट में ही हुआ। तो जो आपका एवरेज रेवेन्यू है, जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, वही आपका प्राइस पॉइंट है। तो 3 नंबर पॉइंट पे जब प्राइस 3 है तब फार्म के लिए भी वही आपका डिमांड का भी बन गया। तो फार्म एक प्राइस टेकर होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में फार्म प्राइस टेकर होता है, और प्राइस टेकर होने के साथ साथ जो उसका एवरेज रेवेन्यू होता है, जैसे हमारे केस में 3, एवरेज रेवेन्यू भी 3, मार्जिनल रेवेन्यू भी 3, प्राइस इज ऑल्सो सेम एंड डिमांड भी उसी पॉइंट में बनेगा, एंड दैट इज द फार्म। ये है इंडस्ट्री। बोलो सर, कोई डाउट है क्या कि फार्म प्राइस मेकर क्यों है, सॉरी फार्म प्राइस टेकर क्यों है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर क्यों है? एनी डाउट? पूछ लो। कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, कोई ग्राफिकल प्रॉब्लम है, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है? जस्ट आस्क मी सर, आई एम रेडी टू आंसर। बोलो सर। थोड़ा ट्रिकी है, मैं समझ सकता हूँ, पर इतना भी ट्रिकी नहीं है। किरे बोझा गেছে? असीमा, सोमनाथ, शुभजीत, नयनी, बोलो सर। टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट। पूरा नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बोल? कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? मैं उसी में बोलूंगा। समझ में तो आ गया सर, प्रोसेसिंग करने में टाइम लग रहा है। प्रोसेसिंग करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, बाद में एक बार रिवाइज करना, ठीक है, धीरे धीरे रिवाइज करना, समझ में आएगा। और रिवाइज भी नहीं करना है, आप देखो तो अभी मैं बहुत सारा पॉइंट बात नहीं किया, ठीक है, जैसे जैसे और बात बाकी कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना था। अच्छा, बाकी लोगों का भी क्या सेम है टू सम एक्सटेंट? हाँ, नयनी, शुभजीत, टू सम एक्सटेंट की समझ में आया? किसी का जवाब नहीं है मिल सर, रहा। बोल सकते। चलो, किसी के से तो मुझे ये मिला कि समझ में आया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर पूरा समझ में आए या आधा समझ में आए या प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, बस आपको इतना समझना है सर कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो फ्लावर वाले होते हैं, जो सब्जी वाले होते हैं, ठीक है, इस जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, ये खुद अपना प्रोडक्ट का दाम पूरा पूरी डिसाइड नहीं कर पाते। इट्स ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई, इट्स ऑल अबाउट डिमांड सप्लाई, एंड दैट इज द रीजन, एंड दैट इज द रीजन, इसलिए कहा जाता है कि इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फार्म इज द प्राइस टेकर, इसीलिए कहा जाता है। और मैंने आपको बस इतना देर से यही समझाने का कोशिश कर रहा था कि वाई इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड वाई फार्म इज द प्राइस टेकर, एंड इसका कैलकुलेशंस क्या है, इसका स्टैटिस्टिक्स क्या है, और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। अब सर कुछ पॉइंट मेरे को थोड़ा बताना चाहिए। जैसे एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, उसको मैंने एक पॉइंट बता के ग्राफ में आ गया, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। बट अभी मैं थोड़ा आपको बेसिक कुछ पॉइंट्स एक बार बता देता हूँ। सर ये लोग ना एक सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं। सिमिलर काइंड माने सर फ्लावर मार्केट में फ्लावर ही बिकेगा। थोड़ा ऐसा हो सकता है कि गेंदा है, जब मतलब मैरीगोल्ड मिलेगा आपको, रजनीगंधा मिलेगा आपको, ठीक है, अलग अलग फ्लावर मिल सकता है, बट फ्लावर होमोजेनस, सिमिलर होमोजेनस, दो तरह का प्रोडक्ट होता है। एक होता है होमोजेनस माने सेम काइंड ऑफ, एक होता है हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस माने डिफरेंट काइंड, ठीक है। तो नॉर्मली परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एक ही तरह का प्रोडक्ट बेचता है,
थर्ड पॉइंट, इस मार्केट में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, माने कभी भी कोई भी दुकान लगा सकता है और कभी भी बिजनेस से वो निकल सकते हैं। कोई ज्यादा लाइसेंस का इश्यूज नहीं है, कोई ज्यादा गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भाई निकल नहीं सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। फ्री एंट्री एग्जिट है ऐसे मार्केट में। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फार्म्स इनटू मार्केट और एग्जिट ऑफ द एग्जिस्टिंग। अगर existing farm are making supernormal profits in the short run, then in the long run new farms will enter the market and thus to compete with the profits। माने क्या होता है, मानो कोई बिजनेस काफी दिन से बिजनेस कर रहा था, मानो एक मार्केट में एक वेजिटेबल वाले काफी दिन से बिजनेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है भाई अकेला पूरा गुड़ खा रहा है, मैं भी आ जाऊंगा। तो वेजिटेबल मार्केट में वो अकेला था, अच्छा न्यू लोकेलिटी बना था, अच्छा गुड़ खा रहा था। लोकेलिटी बढ़ने के कारण काफी सारे और भी दुकानदार सोचा कि भाई मैं भी इस पे दुकान लगाऊं। कोई रोक सकता है क्या? हाँ सर, न्यू लोकेलिटी में अगर कोई बोलेगा कि मैं ग्रोसरी दुकान खोलूंगा, मैं सब्जी दुकान खोलूंगा, तो आपको लगता है कि रोकने वाला है एज सच? अरे यार सोमनाथ, रोकने वाला कोई है ऐसा? अगर तुमको लगता है कि भाई इस मार्केट में मैं एक दुकान खोलूंगा सब्जी का या फ्रूट्स का, कोई ऐसा है? रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी भारत में कहीं पर भी दुकान खोलो सर, कोई मना नहीं है। हाँ, कुछ एरिया है जहाँ थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, स्पेशली हिल एरियाज, सिक्किम, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में तो फिर भी कम है रिस्ट्रिक्शन कंपेरेटिवली, हिमाचल, ठीक है, गोवा, कुछ एरिया है जहाँ थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बट नॉर्मली बाकी जगह में इतना रिस्ट्रिक्शन कहीं पर भी नहीं है। आप कहीं भी जाओ, बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, कोलकाता आओ, खुला है सबके लिए, तभी तो भारत है। अच्छा, लेकिन ये सब मार्केट में नहीं है। जैसे कि अगर आज आपको मन हुआ पैसा भी होने से ना, आप जैसे मानो आपको लगा कि नहीं, नेटवर्क मार्केट में ज्यादा लोग हैं नहीं, मेरे पास भी पैसा है, मैं जियो को compete करूंगा, मैं एयरटेल को compete करूंगा, मैं वोडाफोन आइडिया को compete करूंगा, नहीं सर, इट्स नॉट अ इजी मार्केट टू एंटर। ये कैसा मार्केट है? इट्स ऑलिगोपोली मार्केट, पर मन होने से ही आप नहीं आ सकते। से फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि इंडियन रेलवे मार्केट में सिर्फ इंडियन रेल है, IRCTC है, मैं भी आऊंगा रेलवे का टिकट के लिए, मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ IRCTC की तरह। नहीं सर, रेस्ट्रिक्शन है। रेलवे चाहे तभी IRCTC का टिकट आप मतलब IRCTC तरह का टिकट सिस्टम आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो इनका तो मोनोपोली है, इसका मोनोपोली, रेलवे का टिकट सिर्फ और सिर्फ IRCTC के थ्रू से ही होता है। ओलिगोपोली में जियो, एयरटेल, वोडाफोन का जो लाइसेंस है नेटवर्क बिजनेस का, ये सिर्फ गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम के थ्रू से होता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम लाइसेंस। सबको नहीं मिलता, पैसा होने से भी नहीं मिलता, समझ रहे हैं सर? सो फ्री एंट्री एग्जिट ईच एंड एवरी मार्केट में नहीं है, बट परफेक्ट कंपटीशन में है। इस मार्केट में परफेक्ट नॉलेज दोनों पार्टी को होता है, माने बायर को भी, सेलर को भी। मार्केट में क्या सब्जी है और सब्जी का क्या दाम है, ऑलमोस्ट बोथ बायर एंड सेलर नो व्हाट इज द प्रिवेलिंग कंडीशन इन द मार्केट। ये मार्केट बहुत मोबिलिटी है, माने इस मार्केट में ना ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मार्केट हमेशा चलता है। 4 बिजनेसमैन आए, 5 बिजनेसमैन चले जाए, मार्केट रहेगा। मोबाइल है, मोबाइल माने जो चलता रहता है, इस मार्केट में बंद नहीं होता था, पर ये नॉर्मली नेसेसिटी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादातर चलता है। कंप्लीटली मोबाइल, मोबाइल माने जो चलता है, ठीक है, इट्स लाइक अ मोबिलिटी बोलते हैं इसको। Buyers have no preference between different sellers as different units of commodity offered for sale. Also, sellers are quite indifferent as to whom they sell. मैंने ऐसा नहीं कि दुकानदार चूज करेगा हम किसको बेचें, या कस्टमर भी ऐसा नहीं कि इसी दुकानदार से खरीदो। इट्स नॉट लाइक दैट, आप किसी से भी खरीदो, किसी से भी बेचो, कोई ऐसे चॉइस नहीं है। यूनिफॉर्म प्राइस, नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन एज सच। कभी कभी प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट करता है, ठीक है, कभी कभी प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट करता है। जैसे 2020 2020 के टाइम पे कोरोना के समय में बहुत दिक्कत हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से पोटैटो आउटर स्टेट्स में जा रहा था, तो ममता दीदी ने डिसाइड किया, CM ऑफ बंगाल ने डिसाइड किया, वेस्ट बंगाल का,
कि नहीं पोटैटो इंडिया वेस्ट बंगाल का पोटैटो बाहरी स्टेट में नहीं जाएगा, यहाँ का सेलर उनको ज्यादा दाम मिल रहा था। ऐसे वेस्ट बंगाल का पोटैटो क्वालिटी अच्छा होता है। इंडिया का सबसे बेस्ट पोटैटो वेस्ट बंगाल में मिलता है, आलू। तो जो आलू कोलकाता मार्केट में 20 रुपीज के जी बिक रहा था, वही आलू बिहार मार्केट में, उड़ीसा मार्केट में 40 रुपीज 50 रुपीज के जी मिल रहा था। तो कोलकाता मार्केट का जो बिजनेसमैन, इनको लगा कि भाई कोलकाता से बेचना तो अच्छा है कि उड़ीसा या बिहार में बेचते। लेकिन पीएम ममता बनर्जी आया, बोले सर अगर इंडिया का पश्चिम बंगाल का आलू अगर उड़ीसा बिहार में चला जाएगा तो बंगालीज को दिक्कत हो जाएगा, मैंने वेस्ट बंगाल के लोगों को हम करने नहीं देंगे। तो कभी कभी गवर्नमेंट आके रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, डिपेंड करते हैं सिचुएशन, बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज। सर ये मार्केट शॉर्ट रन में भी चलता है, लॉन्ग रन में भी चलता है। माने आप 6 मंथ्स आए शॉर्ट रन, 6 साल से बिजनेस कर रहे हो लॉन्ग रन। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फार्म में अर्न सुपर प्रॉफिट। हाँ, न्यू न्यू बिजनेस ओपन हुआ है, न्यू न्यू लोकल मार्केट है, आप अगर अकेले ही हो ना, पूरा गुड़ खाओगे। गुड़ खाना समझते हो, माने कोई और है नहीं तो पूरा गुड़ आप खा लेते हो, सुपर प्रॉफिट करते हो। शायद 10,000 इन्वेस्ट करके आए थे, बट अभी 10,000 10 महीने मतलब 2 महीना नहीं हुआ 1 लाख कमा लिया। होता है अगर आप प्रॉपर मार्केट देख के बैठते हो ना, होता है। शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट होता है, बट लॉन्ग रन में नहीं। लॉन्ग रन में ये ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। लॉस भी होता है इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट ऑलवेज अर्न जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। माने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सर, कॉम्पिटिटिव मार्केट में शॉर्ट रन में अगर बिजनेस शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन माने 6 मंथ्स टू 1 ईयर, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 6 मंथ्स टू 1 ईयर शॉर्ट रन मार्केट है। शॉर्ट रन मार्केट में एक बिजनेस जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में है, या तो सुपर प्रॉफिट करेगा, या तो नॉर्मल प्रॉफिट करेगा, या तो लॉस करेगा। बट अगर वो लॉन्ग रन में टिक गया, अगर वो लॉन्ग रन में टिक गया मैंने सरवाइव कर गया, तो ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट करेगा। लॉन्ग रन में ऐसे बिजनेस पे सुपर प्रॉफिट करना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारा एग्जांपल ले जा रहा हूँ तुमसे। एक बड़ा कंपनी सर, नाम है बिग बाजार, नाम तो सुना होगा क्या रे, नाम सुना है ये सुनो। हाँ बोलो सर सुना। बोलो। फिर बिग बाजार बंद हो चुका, आई थिंक आप सबको पता है। बिग बाजार का मैक्सिमम शोरूम ऑलरेडी बिक चुका है, रिलायंस इसको खरीद लिया है। बहुत सारे जगह में शायद आप ये सुनोगे कि बिग बाजार अभी स्मार्ट बाजार हो चुका। सर ये बिजनेस 2005 से ऑलमोस्ट चलना चालू किया, 2004-5 से। पहला बिग बाजार का शोरूम कोलकाता में और बैंगलोर में बना। सर भले ही बिग बाजार बड़ा बिजनेस है, बट बिजनेस ना परफेक्ट कॉम्पिटिटिव का ही करता था, डेली नीड्स का, ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, कपड़ा, स्टेशनरीज, यही इनका मेन बिजनेस सेगमेंट था। सर बिजनेस शॉर्ट रन में अच्छा कर रहा था, बट धीरे धीरे लॉस बढ़ता गया, टिक नहीं पाया, और 10-15 साल में बिजनेस खत्म। लेकिन इसी का एक कॉम्पिटिटर है, ईस्ट इंडिया में नहीं दिखता है, इसका नाम है सर एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट, इसका एक नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। एवेन्यू सुपरमार्ट तो बोलते हैं, इसका शेयर है मेरे पास, काफी अच्छा बिजनेस है इसका, एवेन्यू सुपरमार्ट। यस, ये वाला बिजनेस राधा कृष्ण दमानी का बिजनेस है। इसका शेयर का भी बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है सर, मेरे पास भी है, स्टूडेंट्स लोगों के पास भी है जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास करते हैं। तो इसका अभी बीच में तो 4,000 चला गया था शेयर का दाम, इतना अच्छा बिजनेस है इसका। ये आपको साउथ इंडिया में मिलेगा देखने में, वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलेगा, सेम मॉडल का बिजनेस है, सेम मॉडल का बिजनेस है, बट ये प्रॉफिट कर लिया और हाई प्रॉफिट कर रहा है, बट बिग बाजार नहीं चल रहा है।
लैक ऑफ मैनेजमेंट सर, लैक ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसे मार्केट में अगर आप टिक गए ना लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट करोगे, अच्छा है। बट शॉर्ट रन में आप लॉस भी कर सकते हो, सुपर प्रॉफिट भी कर सकते हो, या नॉर्मल प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू एंड लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट सब इक्विलिब्रियम होते हैं, and there will be optimum allocation of resource because output will be produced at minimum cost. लॉन्ग रन में अगर बिजनेस टिक गया ना तो जो भी आउटपुट बनता है इसका सब मिनिमम कॉस्ट में हो जाता है। मिनिमम कॉस्ट माने खर्चा कम, आमदनी ज्यादा। और ऐसे केसेस में इसका एवरेज रेवेन्यू, इसका मार्जिनल रेवेन्यू, इसका प्राइस, इसका मार्जिनल कॉस्ट, इसका एवरेज कॉस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आ जाते हैं और ये लॉन्ग रन में एंजॉय करते हैं। टिक गया तो कोई नहीं हटा सकता, टिक गया तो कोई नहीं हटा सकता, लेकिन सुपर नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट। प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ऑलरेडी मैंने समझा दिया ये कैसे होगा। हाँ सर, ये वाला ग्राफ मैंने अभी समझाया। तो दिस वन प्राइस टेकर होने के कारण, प्राइस टेकर होने के कारण ये इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट डिमांड कर्व ऑफ द फर्म विल बी परफेक्टली इलास्टिक एंड दिस कर्व इज आल्सो नोन एज प्राइस एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जैक्ट जैसे कॉपी बुक डेफिनेशन एग्जैक्टली ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी हम लोग नॉर्मली एग्रीकल्चरल मार्केट, शेयर मार्केट, ठीक है, या फिर वेजिटेबल मार्केट जो मैं आपको बोल रहा था, आप लोग इसको दिमाग में रख सकते। फार्म्स एंड इंडस्ट्रीज डिमांड का ये जरूरी होता है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से है कि परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फार्म इज द प्राइस टेकर, ये मेनली बात था। ठीक है, प्योर होते हैं और फ्री होता है, प्योर परफेक्टली कंपटीशन एंड फ्री कंपटीशन। सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, होमोजेनस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एग्जिट, ये तीन कैरेक्टर परफेक्ट कंपटीशन का प्योर कॉन्सेप्ट है। इसको पर्टिकुलर चैप्टर मतलब टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे एक इंडस्ट्री प्राइस मेकर होता है और एक फार्म प्राइस टेकर होता है। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैंने आपको दे दी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इंडस्ट्री और फार्म के बीच में कुछ रिलेशंस है शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन में, ये मैं थोड़ा समझाऊंगा। और फिर मैं आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में सप्लाई कैसे होता है वो बताऊंगा। ये हो जाएगा ना, फिर मोनोपोली स्टार्ट करेंगे। थोड़ा धीरे चल रहा हूँ बट आप लोगों को समझ में आए, और मार्केट में थोड़ा धीरे ही चलता हूँ कि मार्केट में ज्यादा हड़बड़ करके ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक्स का सबसे ट्रिकी एरिया माना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसमें ना मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप आराम से सोचो, आराम से समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ग्राफ क्लियर करो, स्टैटिस्टिक्स क्लियर करो, डेफिनेशंस क्लियर करो, तो परफेक्ट मतलब मार्केट में आपको कोई नहीं हरा सकता। मैंने इकोनॉमिक का, माइक्रो इकोनॉमिक का सबसे क्रिटिकल टॉपिक लोग मानते हैं, मैं नहीं मानता, लोग मानते हैं। तो आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो और डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बहुत अच्छा समझोगे। सर आज का क्लास इतना ही है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। घर पे एक बार रिवाइज करो। मेरा नोट्स अगर आप लोगों के पास है तो वहां से चालू कर दो, इंस्टीट्यूट का मैट है तो वहां से चालू कर दो, और अगर नहीं है मेरा नोट्स तो मेरे से कलेक्ट कर लो सर, मैं शेयर करूँगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, टाटा बाय। নোটসটা পাঠিয়ে দিও ক্লাসে পরে। ओके पार्टी একটু হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিস তো। ওকে স্যার। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।